पेजेस बनाने हैं, कोई आपने टूरिज्म का कोई पेज बनाना है, कोई मैगजीन का आपने पेज डिज़ाइन करना है, कोई आर्टिकल आपने राइट करना है, 2 कॉलम 3 कॉलम आर्टिकल राइट करना है, वहाँ पे कोई स्पोर्ट्स के रेलेवेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनको वहाँ पे शो करना है, यानी कि इमेजेस को भी रखना है वगैरह वगैरह। तो इसके लिए हमें आज जो टूल सीखना है, उस टूल का नाम है टेक्स्ट टूल, टाइप टूल, या कॉरल में वैसे उसको टेक्स्ट टूल बोलते हैं। F8 इसकी शॉर्टकट की है। और अगर आपको ये राइट करना हो और कुछ इस तरह का कंटेंट बनाना हो जिसमें ये आपको इस वक्त दिख रहा होगा कि आप अगर कोई आर्टिकल लिख रहे हो, ठीक है, कोई हेडिंग्स वेडिंग को इसके अंदर लिख रहे हो, कोई आपने इसके अंदर कॉलम्स बनाने हैं, कॉलम्स के अंदर कोई शेप्स वगैरह रखनी है और शेप्स को भी रैप करना है। रैप का मतलब टेक्स्ट डिस्टर्ब नहीं करना, ये ना हो शेप ऊपर आ जाए, टेक्स्ट पीछे बिहाइंड उसके छुप जाए, तो ऐसा तो नहीं चाहते ना। टेक्स्ट तो एक फ्लो नजर आना चाहिए, उसकी कंटिन्यूटी। तो ये किस तरह करना है, इस तरह के कंटेंट आपने किस तरह बनाना है, ठीक है। और जहां तक ये माउंटेन के ऊपर ये जो विजिट अमेजिंग वियतनाम लिखा हुआ है, ये एक शेप बना के उसके ऊपर पुट किया गया है टेक्स्ट को। ये हम ऑलरेडी कर रहे हैं। जैसे हमने कल एक सर्कल के ऊपर पुट किया था, आप इसको किसी भी लाइन के ऊपर भी इसको लगा सकते हो, प्लेस कर सकते हो। और इनसाइड स्टोरी, अगर आप यहाँ पे कोई आर्टिकल या फोटो के ऊपर कोई इसकी डिटेल देना चाहो, कैप्शन देना चाहो, तो यहाँ पे आप शेप बना के उसके अंदर उसके इनसाइड भी लिख सकते हो, शेप के इनसाइड भी लिख सकते हो। शेप के आउटसाइड भी होता है, शेप के इनसाइड भी होता है, ठीक है। ये सारी चीजें जब आपने करनी है तो आपको टेक्स्ट टूल को डिटेल में स्टडी करना होगा। और जब आप टेक्स्ट टूल करोगे तो आपको अच्छे अच्छे फॉन्ट चाहिए होंगे, ये यहाँ से डाउनलोड हो जाते हैं। ये वो वेबसाइट है जहाँ से आपको डाउनलोड आपको मिल जाएंगे। ये आपको पास हंड्रेड्स में थाउजेंड में फॉन्ट मौजूद हैं। बाद अगर आपको अपने विंडोज़ के अंदर इंस्टॉल्ड फॉन्ट पसंद नहीं आते, वैसे तो अगर आप विंडोज़ के अंदर फॉन्ट्स देखना चाहो तो ये विंडोज़ के फॉन्ट्स आपको यहाँ पे दिखते हैं कंट्रोल पैनल में जाके। ये वो फॉन्ट्स हैं जो आपको अवेलेबल होते हैं, और ये लिस्ट ऑफ फॉन्ट्स ये हैं, ये हर किसी की डिवाइस के ऊपर ये अवेलेबल होते हैं, ये फॉन्ट्स हैं। अगर आपने इसी में किसी फॉन्ट के बारे में स्टडी करना हो कि किस तरह की लुक होगी, ठीक है, तो आप इसको इस तरह डबल क्लिक करके इसको चेक भी कर सकते हैं। तो ये आपको डिफरेंट साइजेस के साथ आपको फॉन्ट्स की जो लुक है वो आपको दिखा रहा है। इसका प्रिंट आउट निकाल के भी आप अपने पास रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात आपका क्लाइंट कहता है यार कोई हेडिंग लगानी, कोई अच्छा सा फॉन्ट तो दिखाओ, तो आपने प्रॉपर एल्बम बनाई होती है फॉन्ट्स की, उस वहाँ पे पेजेस बनाए होते हैं, उनको कहो लो जी पसंद कर लो, मुझे अपने बिजनेस कार्ड के ऊपर ये वाला फॉन्ट लगाना है, क्या लगाना है, एल्बम बना लो उसकी प्रिंट आउट निकाल के। तो इसका मतलब है ये वो सारे फॉन्ट्स हैं जो आपके सिस्टम में पड़े हुए हैं, और इनको यहाँ से ऐसे चेक कर सकते हैं। ये इसकी लुक है। बाज़ औक़ात बड़े स्टाइलिश होते हैं, डेकोरेटिव फॉन्ट्स कहलाते हैं। कुछ ऐसे फॉन्ट्स होते हैं जिनकी एजेस बाहर की तरफ होते हैं, जैसे ये देख रहे हो एजेस बाहर की तरफ हैं, डी का भी टी का भी। ये एजेस क्यू का आप देख रहे हो, ये यू के बाहर एजेस हैं, ठीक है। इसमें फॉन्ट की कैटेगरीज हैं। तो फॉन्ट कैटेगरीज को हम देखते हैं कि क्या नाम है उनके। सेरिफ फॉन्ट किसको बोलते हैं, सेंस सेरिफ किसको बोलते हैं, स्क्रिप्ट फॉन्ट किसको बोलते हैं, मोनोटाइप फॉन्ट किसको बोलते हैं, डेकोरेटिव फॉन्ट्स किसको बोलते हैं। आज आपने जो लर्न करना है, इन फॉन्ट्स को स्टडी करना है। और आपने ये भी जानना है कि अगर आपने प्रिंटिंग रिक्वायर्ड है, प्रिंटिंग में फॉन्ट्स कौन से अच्छे लगते हैं। अगर आपने अपनी स्क्रीन के लिए बनाना है, डिजिटल मीडिया के लिए बनाना है, यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, या आपने कोई पोस्ट लगानी है फेसबुक के, वो डिजिटल मीडिया के लिए फॉन्ट कौन से अच्छे होते हैं, तो टूल का नाम है टेक्स्ट टूल, शॉर्टकट की है F8। और इसके अलावा आपने इसमें जो आज पैनल्स एक्सप्लोर करने हैं, डॉकर जिसे बोलते हैं, डॉकर्स आपको यहां पे मिलेंगे 3 इकट्ठे, करेक्टर, पैराग्राफ, और एक मिलेगा फ्रेम। ये 3 डॉकर्स को एक्सप्लोर करेंगे, टेक्स्ट टूल को देखेंगे, डॉकर्स को देखेंगे। उसके बाद आपने जो है फॉन्ट स्टडी करना है, फॉन्ट कैटेगरीज देखनी है। और आपने ये जानना है कि कौन सा फॉन्ट बेस्ट फॉर प्रिंट, प्रिंट के लिए कौन सा अच्छा लगता है, और डिजिटल मीडिया। जब तक आपको इसकी सेंस नहीं होगी, आपका काम अच्छा नहीं होगा, आपको खुद ही अपना काम पसंद नहीं आएगा। तो ये आपने फॉन्ट कैटेगरीज को स्टडी करेंगे, कौन कौन से होते हैं कैटेगरीज, और कौन सा कैटेगरी बेस्ट होती है प्रिंट के लिए, और कौन सी बेस्ट होती है डिजिटल मीडिया के लिए।
ये जानने के बाद हमें एक और चीज़ जाननी पड़ेगी, लाजमत है। आपने टेक्स्ट लिखना है, टाइटल्स लिखने हैं, आपने फॉन्ट्स की सिलेक्शन परफेक्ट होनी चाहिए, लाइन स्पेसिंग परफेक्ट होनी चाहिए, कैरेक्टर के दरमियान में स्पेसिंग परफेक्ट होनी चाहिए, वर्ड के दरमियान में स्पेसिंग परफेक्ट होनी चाहिए। फॉन्ट अगर आपने दो लेने हैं, पेयर बनाना है, टाइटल में कौन सा अच्छा लगेगा, उसके जो सब टाइटल है उसमें कौन सा अच्छा लगेगा। और अगर आप इसको फॉलो नहीं करते तो आपको इस टॉपिक को स्टडी करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। और ये है जी आपके टाइपोग्राफी क्राइम्स। ये जब तक ये आप नहीं करोगे, आपकी पेजेस का लेआउट अच्छा नहीं बनेंगे। और खासतौर पे टेक्स्ट जब आप रखोगे तो टेक्स्ट के साथ ही जान पड़ती है पेज पे। बगैर टेक्स्ट के बहुत कम होते हैं पेजेस आपको अवेलेबल हों। ज़्यादातर कोई ना कोई टाइटल में होगा, कोई आपका पैराग्राफ्स लिखे होंगे, कोई आपके वर्टिकल आर्टिकल्स के अंदर कॉलम्स बने होंगे, और इस तरह ये सारा काम चल रहा होगा। तो टाइपोग्राफी क्राइम से भी आपको आज की डेट में ये जानना है, ठीक है जी। तो ये हमने काम करने हैं, इसकी डिटेल को एक्सप्लोर करते हैं, फिर फॉन्ट्स देखते हैं। फिर जब आपने टाइप करना है, ज़रूरी नहीं होता है कि आपका जो पेज है वो इंग्लिश कंटेंट ही हो। आप जिस रीजन में मौजूद हो, अगर आप गल्फ में होगे, यू नीड टू गो विद अरेबिक कीबोर्ड। यहाँ पे दो कीबोर्ड के लेआउट आपको देखने पड़ते हैं, एक पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे इंग्लिश जो बाय डिफॉल्ट होता है, दिस इज द डिफॉल्ट लेआउट। जब इंस्टॉलेशन होती है ना, उसका डिफॉल्ट लेआउट इंग्लिश ही होता है। देन अकॉर्डिंग टू रीजन आपको जाना पड़ेगा। लाइक पाकिस्तान में आपको उर्दू कीबोर्ड चाहिए, उर्दू कीबोर्ड आपको रिक्वायर्ड है। उर्दू कीबोर्ड आपको इसका लेआउट ऑन करना पड़ेगा। उर्दू कीबोर्ड भी आगे दो तरह के होते हैं, एक माइक्रोसॉफ्ट खुद देता है, फर्स्ट वन। सेकंड वन आप थर्ड पार्टी टूल का ले लेते हो, थर्ड पार्टी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हो। और फेमस वन इज CRULP। ये आपका उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड कहलाता है। उर्दू उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड। मतलब एक्चुअली जब आप टाइप करते हो ना, उर्दू लिखना हर किसी की बस की बात नहीं होती। इंग्लिश के ऊपर तो रुबानी होती है, हमें पता होता है किस फिंगर के अंडर कौन सी कीज आ रही हैं, ठीक है। तो वो स्पीड बनी जाती है, टाइपिंग में भी अच्छा आप रिजल्ट देते हो। लेकिन उर्दू में अगर आप माइक्रोसॉफ्ट कीबोर्ड के साथ हो जो, इट इज डिफिकल्ट टू ऑपरेट, डिफिकल्ट टू ऑपरेट। दैट्स व्हाई वी नीड टू गो एंड इंस्टॉल एक सॉफ्टवेयर CRULP। ये जी हमारा आज का पहला एजेंडा, ये इसको हम देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो फिर हम आगे चलते हैं। तो कॉरल में चलते हैं, और कॉरल में जाके आपको अगर यहाँ पे फॉन्ट अच्छे नहीं लग रहे तो फॉन्ट्स कहाँ मिलेंगे। और दूसरा, अगर मैंने आपको बोला कि आपने हेडिंग दे दी है, तो उसकी अगर आपकी सब हेडिंग है तो उसको आपने साइज में कट करना है। और ये आपको कौन कहता है, ये कौन सिखाता है? ये स्टैंडर्ड बता दिए गए, बहुत सारी जगहों पे ये पब्लिश हुए हुए हैं। इसमें दो इंपॉर्टेंट जगह जो आपको मैं फिलहाल कहूँगा मेरी तरफ से, वो एक है ये 72 अगर आपने रखा है, एक है 99 डिज़ाइन, और एक है ChatGPT। कल भी मैंने ओपन किया था, आज दोबारा आपके साथ ओपन करता हूँ। जल्दी से मैं इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर दूं, ताकि ये आमतौर पे 14 डिस्कस किए जाते हैं। आप कम से कम 5-7 को बिल्कुल आपने अपनी नज़र में रखना है, जो मेन मेन है, ठीक है। तो हम गूगल कर लो, और यू नीड टू नो अबाउट टाइपोग्राफिक क्राइम्स। ये आपको एक अच्छी तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स दे देता है। और इन वेबसाइट्स में जो टॉप ऑफ द लिस्ट आपको फ्यूचर के नाम से ये क्राइम्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाता है, आपको समझाता है। या मैं आपको 99 डिज़ाइन की तरफ अगर लेके जा रहा हूँ क्लिक करने पे, और भी है वेबसाइट, ये देखो, ठीक है। और भी वेबसाइट्स हैं, कुछ वीडियोस भी बनी बनाई होंगी, यहाँ से भी आप देख सकते हो। तो हम ये चलते हैं और इसकी थ्योरी देख लेते हैं जल्दी से। और थ्योरी मैंने कल भी बोली थी कि ये जो क्राइम्स हैं जो आपने नहीं करने, करोगे तो कोई रोकेगा नहीं आपको, आपका काम नहीं आएगा दोबारा। अगर एक दफ़ा आपने कर भी दिया किसी का, दोबारा काम नहीं आएगा, क्योंकि आप इन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे। पहला रूल ये है कि आपने सही फॉन्ट की सिलेक्शन करनी है। स्टार्ट विद द राइट फॉन्ट्स। अगर आपको नहीं सेंस,
तो ये जो डिसलाइक फॉन्ट्स हैं वो राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे जो आपका राइट फॉन्ट्स हैं जो आपको लेने चाहिए। ठीक है। आमतौर पे लोगोज, वेबसाइट्स, बुक के कवर पेजेस, वैसे भी आप आर्टिकल्स वगैरह लिखते हो, टेक्स्ट लिखते हो, बुक के पेज कंपोज करते हो, तो आपके ऐसे फॉन्ट्स होने चाहिए जो आपके प्रिंट में अच्छे लगे, पढ़ने में आसानी हो, व्यूअर जो है उसको समझने में, दिखने में परेशानी ना हो। क्योंकि जो आपका कंपोज किया हुआ टेक्स्ट उसको किसी ना किसी ने तो पढ़ना है ना। तो पढ़ने में अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो वो आप ऐसे फॉन्ट्स की सिलेक्शन से वो मना करता है। ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि आपने किस कंटेंट को डिजाइन करना है। देर आर ऑलवेज गोइंग टू द डिबेट ओवर द यूजिबिलिटी ऑफ फॉन्ट्स बिटवीन डिजाइनर्स एंड क्लाइंट्स अलाइक। ठीक है। तो लाइव आता है एक ही प्लेटफॉर्म पे आना बात का तो मुसीबत बन जाता है। डिजाइनर और क्लाइंट की अपनी अपनी पसंद होती है, बट देयर आर फॉन्ट्स दैट आर प्रॉपरली लाइक एंड दोज दैट आर प्रॉपरली, ये आपका जो है पॉपुलर, जो आपकी डिसलाइकिंग है। अब इसमें कॉमिक सेंस आपको फॉन्ट होता है, इसको जरा आप वॉच करो फॉन्ट को। ये आपका टॉप चॉइस होती है, और ये जो आप अगर इस्तेमाल करना चाहो ये कर सकते हो। ये इस तरह के फॉन्ट्स होते हैं। ये कॉस्मिक सेंस की लुक कुछ इस तरह की होती है। ठीक है। और भी आपको ये फॉन्ट्स नजर आ रहे हैं, हाँ ठीक है। हो सकता है आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन जब प्रिंट निकालते हैं और जहां पे हंड्रेड्स ऑफ पेजेस हो वहां पे हो सकता है पढ़ने वाले को दिक्कत हो रही हो। ठीक है। तो इसका मतलब व्हेन मेकिंग योर डिजाइन पुट थॉट into the font you choice. Do a little research कर लो। if your font unprofessional हो, illegal और overused हो, तो आप इसके थोड़ा सा अपने आप को रोक लो। अब अगर आपको मैं ये कहूं कि इसको मजीद, मैं अगर आपको कहूं कि आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाए कि चैट जीपीटी से पूछते हैं कि प्रिंट के लिए जाहिर है आपने दो चीजों के लिए अपना कंटेंट बनाना है, प्रिंट मीडिया के लिए, डिजिटल मीडिया के लिए। ठीक है। तो टेल मी बेस्ट font selection regarding content typing regarding print और डिजिटल मीडिया। थोड़ी सी इससे आपने लर्न कर लेना है। ठीक है। यहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा फॉन्ट होना चाहिए और किस तरह का होना चाहिए। प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया लाए हो तो आपको कभी ना कभी तो वास्ता पड़ेगा। ठीक है। तो आपने बुक्स, मैगजीन और ब्रोशर या फ्लायर्स बनाने हो तो आपके बेस्ट फ्रेंडली फॉन्ट और हाईली रीडेबल ऑन पेपर जो होते हैं वो आपने देखने हैं। और लाजमी तो पेपर जो लॉन्ग पैराग्राफ्स भी होते हैं, आपने कोई स्टोरी लिखी हुई है, कोई चैप्टर्स हैं, तो लाजमी होता है काफ़ी लंबे होंगे, तो वो फिर आपको ऐसे फॉन्ट्स की तरफ जाना चाहिए जिससे आपकी आईज थक ना जाए, व्यूवर की आई थक ना जाए, वो उसमें जो है स्ट्रेस ना पड़े। तो इसमें ये आपको टॉप चॉइस फॉर प्रिंट है सेरिफ। सेरिफ फॉन्ट्स फैमिली है सेरिफ। ठीक है। सेरिफ फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, ये जिसके फीट स्मॉल होते हैं। ठीक है। मतलब वो फीट बाहर की तरफ नहीं खुले होते। जैसे अभी कुछ और फॉन्ट्स नजर आएंगे, ये नीचे देखो जरा। टाइम न्यू रोमन, ग्रेमॉड, बैस्करविले, जॉर्जिया, प्लेटिनो। और ये अगर आपको फॉन्ट आपकी मशीन में नजर ना आए, आप इसको डाउनलोड कर लेना। अगर आप समझते हो कि यार ये मेरा इससे काम नहीं चल रहा, मैं थोड़ा सा डिफरेंट फॉन्ट लगाना चाह रहा हूँ, तो ये फॉन्ट अगर आपको ना मिले, अगर आपको ये फॉन्ट ना मिले, इसको आप डाउनलोड, इस फॉन्ट को आप डाउनलोड कर सकते हो। वालेकुम सलाम। मैं आपको डिफरेंट वेबसाइट्स अभी बताता हूँ जहां से आपको फॉन्ट्स मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मिल रहा, मैंने आपको वैसे कंट्रोल पैनल में फॉन्ट्स दिखाए हैं, अगर आप समझते हो ये फॉन्ट वहां पे नहीं है और आपको चाहिए, फोटोशॉप में चाहिए, कॉरल में चाहिए, इलस्ट्रेटर में चाहिए, वर्ड में चाहिए, एक्सेल में चाहिए, ये फॉन्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो भी मैं आपको अगला तरीका बताता हूँ। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा इस हवाले से एजुकेट करना चाह रहा हूँ कि आपने फॉन्ट की सिलेक्शन में थोड़ा सा चॉइसी होना है। आपने अच्छे तरीके से प्रोफेशनली जो आपकी रीडर या ऑथर को पसंद आए। अब ये नहीं होता कि आपने अपनी पसंद देख रही हैं, आपने देखना है कि जो मोस्टली जो बुक्स होती हैं उस पर फॉन्ट्स कैसे होते हैं। तो ये आपको बहुत हद तक चैट जीपीटी और भी कुछ इस तरह की आपके एआई साइट्स हैं, वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अब ये वाई सेरिफ, अब आप वो सेरिफ एक होता है और भी कोई होते हैं, यस। सेरिफ फॉन्ट्स फॉर प्रिंट के लिए बेटर रीडेबिलिटी होती है, लॉन्ग टेक्स्ट के लिए एलिगेंट होते हैं, प्रोफेशनल लुक होती है, स्मूथ इंक स्प्रेड होती है ऑन पेपर, ट्रेडिशनली यूज इन बुक्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। बस ये सीधी सी बात है, ये पल्ले से बांध लो।
कि जब आपने इस तरह का काम करना है, हो सकता है जिंदगी में कोई काम आ ही जाए, ठीक है, तो बुक्स हो, न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो, और जहाँ पे लॉन्ग टेक्स्ट हो, हमेशा आपने फॉन्ट की सिलेक्शन में ये केयर करनी है। अगर आप भूल भी जाते हो, जस्ट उससे पूछो, वो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देता है। ये आपको, जैसे मैंने सिंपल कहा, मुझे प्रिंट के लिए बताओ और डिजिटल मीडिया के लिए बताओ, तो इसका मतलब आप न्यूज़पेपर और बुक्स और मैगजीन तो आपको सेंस है ना, ये प्रिंट ही होती हैं, पब्लिश होती हैं, प्रेस में जाती हैं, तो वहां पे आपने इस फॉन्ट की सिलेक्शन इस तरह डिसाइड कर लेनी है। तो और इसके अलावा आपको एक और चीज कह रहा है कि अगर आपने हेडिंग देनी है, टाइटल्स देने हैं, बिग हेडिंग्स के लिए, पोस्टर एडवर्टीजमेंट के लिए फॉन्ट थोड़ा सा डिफरेंट होंगे। ये आपको कहा गया है कि लॉन्ग टेक्स्ट के लिए, जहां पैराग्राफ्स हैं, डिटेल है, वहां पे ये फोर्ट रेकमेंडेड हैं। लेकिन अगर आपको सर टाइटल वाइटल के ऊपर थोड़ा सा डिफरेंट फॉन्ट हो सकता है क्या? यस, ये हैं फॉन्ट्स। और ये आपके जो फॉन्ट्स हैं, ये सैरिफ नहीं है, ये सेंस सैरिफ है। एक वर्ड का इजाफा हो गया, सेंस सैरिफ। हेडिंग्स के लिए मैं अभी आपको इसकी लुक में क्या डिफरेंस है अभी दिखा भी देता हूं, आप खुद पहचान जाओगे सैरिफ और सेंस सैरिफ में फर्क क्या होता है। जो डिटेल वाला आपका डाटा होता है, कंटेंट होता है, वो सेरिफ फॉन्ट के साथ ले लो, ठीक है। हाँ, जहां कहीं बिग साइजेस करने हैं, हेडिंग्स बनानी है, पोस्टर आपको पता है बिग साइज का फॉन्ट होता है, एडवर्टीजमेंट के लिए आपने डिजाइनिंग कोई करनी है, तो फिर वो फॉन्ट आप ये ले लो, कैलबरी बड़ा फेमस, फ्यूचरा, एविटा, ये ये मेरिट प्रो, ये आमतौर पे ये इनके लिए होते हैं, हेडिंग के लिए, पोस्टर के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए, ठीक है। और अगर आप कहते हो मुझे और बताओ, तो आप यहां पे लिख दो, हेडिंग, पोस्टर, एडवर्टीजमेंट, टेल मी मोर फॉन्ट्स, यहां पे क्लिक करो, दो और दे देगा। अगर आप इससे इत्तेफाक नहीं करते, आप कहते कुछ और भी तो बताओ, हो सकता है ये इसके अलावा भी कोई अच्छा लग जाए मुझे, तो आप इसको मजीद कहो, आपको बता देगा, और भी फॉन्ट्स की लिस्ट आ जाएगी। अगर आपका मिसिंग फॉन्ट है, वो मैं आपको भी बताता हूँ इंस्टॉल कैसे करना है। ये डिजिटल मीडिया के लिए। डिजिटल मीडिया मतलब, जिसको नहीं समझ, वेबसाइट्स, इंटरनेट, एप्स, सोशल मीडिया, स्क्रीन्स के लिए, ये आपके ये फॉन्ट्स जो आप स्क्रीन के ऊपर क्लीन और रेजोल्यूशन जिसकी अच्छी हो, वो ये फॉन्ट्स हो सकते हैं। और ये अगेन डिजिटल मीडिया के लिए भी सेंस सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं, और ये शार्प होते हैं, ये शार्प ऑन ऑल डिवाइसेस के लिए। अगर उसको आप मोबाइल पे देखो, टैब्स पे देखो, बिग स्क्रीन पे, आप मल्टीमीडिया पे देखो, आप प्रोजेक्टर लगा के बिग स्क्रीन के ऊपर देखो, तो ये सेंस सेरिफ फॉन्ट्स के साथ जाता है, और डिजिटल मीडिया के लिए। और इसमें ये फॉन्ट्स बड़े अहम होते हैं, ये रोबोटो, ओपन सेंस, और ये गूगल स्टैंडर्ड वेरी रीडेबल आपका ये फॉन्ट है रोबोटो। और भी हैं, ये नीचे आप देख रहे हो, एरियल भी बहुत फेमस सा फॉन्ट है, ये आप यूज कर सकते हो। वाई, वाई सेंस सेरिफ फॉर डिजिटल, नो स्मॉल डिटेल, स्टे क्लीन ऑन स्क्रीन, वर्क्स वेल ऑन मोबाइल और डेस्कटॉप, क्लियर एट स्मॉल साइज। फॉन्ट लाजिम है, मोबाइल के ऊपर तो छोटा ही होगा ना, इस तरह की स्क्रीन्स कहीं लगी होंगी, प्रोजेक्टर्स होंगे, बिग स्क्रीन्स होंगी, वहां पे बड़ा ही होगा। तो छोटी हो या बड़ा हो, दोनों जगह पे क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लीन होना चाहिए। ये ना हो कि फॉन्ट जब छोटी स्क्रीन पे पढ़ना ही मुश्किल हो जाए, आवाजारी हो, पढ़ने में दिक्कत हो रही हो, आई पे आपका स्ट्रेस पड़ रहा हो, तो ये फॉन्ट्स ऊपर जो बताए गए इनका ध्यान रखना है। और ये आपके फ्रेंडली होते हैं, लोड्स फास्ट होते हैं। इसका मतलब है इस फॉन्ट्स के अंदर जो डिजाइनर ने, डेवलपर ने बनाया है, इसका फॉन्ट साइज भी छोटा होता है, इसीलिए स्क्रीन के ऊपर जल्दी से लोड हो जाते हैं। तो ये भी एक रीजन है डिजिटल मीडिया के लिए, क्योंकि इंटरनेट पे आना है ना सब कुछ, इंटरनेट है, आप पेपर पे तो नहीं है, इंटरनेट पे आना है। तो ऐसे फॉन्ट्स का साइज भी, अगर फाइल साइज देखें, फॉन्ट जब आप डाउनलोड करोगे, फाइल है उसकी, फाइल का साइज भी छोटा होता है। तो ये वो फॉन्ट्स आप इस्तेमाल करोगे जिसका नाम है सेंस सेरिफ। और जो यहाँ पे आपका सेरिफ फॉन्ट्स फॉर डिजिटल अगर रिक्वायर्ड हो जाए, तो कह रहा है इनमें से कोई इस्तेमाल कर लो। और ये होता सिर्फ हेडिंग्स के लिए, प्रीमियम वेबसाइट्स के लिए, बिग साइज अगर करना हो और आप हेडिंग्स लगानी हो, लाजमी हेडिंग आपकी वेबसाइट्स पे तो भी हेडिंग होती है ना, तो हेडिंग के लिए वो कह रहा है ये इस्तेमाल कर लो। ये कंपैरिजन दे दिया है नीचे। नॉर्मल जो पैराग्राफ्स होते हैं बॉडी टेक्स्ट के लिए, सारे फॉन्ट्स ये वाले ले लो। हेडिंग्स अगर हैं, प्रिंट में हैं, तो सेरिफ से उठ के सेंस सेरिफ पे भी आ सकते हो, ये हैं फॉन्ट्स, ठीक है। डिजिटल के लिए जो नॉर्मल बिग पैराग्राफ्स होते हैं, सेंस सेरिफ ये वाले ले सकते हो। अगर कोई हेडलाइन हो, तो आप ये वाले फॉन्ट ले लो।
और प्रीमियम डिजिटल टाइटल्स लगाने हो तो ये आपके फॉन्ट्स ये हो सकते हैं। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेरिफ एंड, टेल मी, टेल मी फॉन्ट कैटेगरीज। अभी आपने दो नाम सुने हैं, सेरिफ और सैंस सेरिफ। अब मैं इसको थोड़ी डिटेल में लेके जा रहा हूं। टेल मी फॉन्ट कैटेगरीज। ये लो, ये जी कुछ मेन मेन है, टॉप उसने 8 बताई हैं टाइप्स। पहली फॉन्ट कैटेगरी को सेरिफ बोलते हैं। क्या इसकी फीचर्स होती हैं? एंड ऑफ द लेटर्स, एंड ऑफ द लेटर्स, इसकी जो फीट होती हैं, ठीक है, फीट की बात कर रहा है, जो बाहर की तरफ आपके निकली होती हैं, तो इसमें वो कह रहा है ये छोटी होती हैं। टाइम न्यू रोमन, और मैं अभी आपको दोनों को स्क्रीन के ऊपर दिखा भी देता हूं। सेंस सेरिफ फॉन्ट्स, फॉन्ट्स विदाउट सेरिफ स्ट्रोक्स, क्लीन एंड मॉडर्न। डिजिटल मीडिया यूजर इंटरफेसेस के लिए, हेडिंग्स के लिए, पोस्टर्स के लिए ये आपका फॉन्ट होता है, ठीक है। और फिर और भी होती हैं स्क्रिप्ट फॉन्ट, बड़ा स्टाइलिश, ऐसे जैसे हैंड राइटिंग होती है ना, स्क्रिप्ट जैसे लिखते हैं। कर्वी काइट हैंड राइटिंग और कर्व्स, कर्वी, और खासतौर पे कहाँ जहां आपको इनविटेशन बनाते हो ना, वहां पे चल जाता है। कोई इनविटेशन बड़ा स्मार्ट सा होता है, कम डिटेल ही होती हैं, तो इनविटेशंस हो गए, लोगोज हो गए, सिग्नेचर कहीं डालने हैं, क्रिएटिव डिजाइन बनाना है, तो कह रहा है इन फॉन्ट्स को यूज कर लो। ब्रश, स्क्रिप्ट, पैसिफिको, अलोरा, ये फॉन्ट्स हैं। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूं। फिर डेकोरेटिव फॉन्ट, चौथी कैटेगरी है डेकोरेटिव फॉन्ट। ये सिर्फ और सिर्फ होता है जहां हाईली स्टाइलाइज करना हो, अटेंशन ग्रैबिंग करनी हो। फॉन्ट यूज्ड ओनली फॉर टाइटल्स, नॉट फॉर पैराग्राफ। पैराग्राफ के ऊपर कभी भी आपको डेकोरेटिव फॉन्ट्स नहीं लगाना। और ये लगा होता है पोस्टर्स हो गए, कम टेक्स्ट होता है, बैनर्स हो गए, ब्रांडिंग हो गया, वहां पे बिल्कुल आप लगा सकते हो। ये नाम आपको जो दिख रहे हैं ना, अभी आपको दिखा भी देता हूं, इसको स्क्रीन के ऊपर शो करता हूं। इम्पैक्ट, लॉबस्टर, भांगी, मेटल स्टाइल फॉन्ट। इसके अलावा स्लैब सेरिफ होते हैं, थिक होते हैं, मोटे होते हैं, ब्लॉक लाइक होते हैं सेरिफ की तरह, लेकिन थोड़ा सा स्लैब का मतलब है सबसेट है सेरिफ का, लेकिन थोड़ा सा हेडलाइन के लिए, पोस्टर के लिए, जहां पे बोल्ड करना हो। आप देखोगे रॉकवेल को, कॉरियर को, ये आपके थोड़े थोड़े मोटे मोटे फॉन्ट्स होंगे। बात होती है ना, बड़े पतले पतले से फॉन्ट होते हैं, ये थोड़ा सा थिकनेस वाइज आपको नजर आएंगे। फिर एक आपको और फॉन्ट नजर आएगा, मोनोस्पेस। ये ऑक्यूपाई क्या करता है? सेम विड्थ। ये कोडिंग के लिए, प्रोग्रामर्स के लिए, टैबलर कंटेंट के लिए थोड़ा खुले खुले फॉन्ट नजर आएंगे। कोरियर न्यू, कोरियर न्यू दिखाऊं? ये आमतौर पे जब कोडिंग करने वाले लोग होते हैं ना, प्रोग्रामर होते हैं, तो वो इसको यूज करते हैं कोडिंग करते वक्त। ये देखो, कोरियर। अभी एरियल है, ये अल्फाबेटिकली आपको नजर आ रहे होंगे। अगर आपको दिक्कत हो रही है, यहां पे डायरेक्ट आप कोरियर टाइप कर दो। ये आमतौर पे आपकी इस में होते हैं। ये आ गया, ये कॉरियर फॉन्ट है, ठीक है। कॉरियर में भी आगे स्टाइल्स होते हैं बोल्ड इटैलिक के साथ। ये देखो खुला 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 फॉन्ट, वो देखो बैकग्राउंड में बड़ा क्लीन सा फॉन्ट होता है, प्यारा सा फॉन्ट होता है, ओपन ओपन सा होता है। हर लेटर अपनी विड्थ एक खास विड्थ लेता है। खुला खुला फॉन्ट आपको नजर आता है। फिर अगर आप ये टाइम न्यू रोमन दिखाऊं, इसका भी बड़ा जिक्र हुआ था। मैं इसका नाम, एक काम करता हूं, मैं कुछ फेमस फॉन्ट्स आपको दिखाता हूं। ये कोरियर फॉन्ट, ये कोरियर हो गया, ठीक है। फिर एक और फॉन्ट दिखाता हूं, ये इनमें थोड़ा फर्क भी देख लो। टाइम न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन, दिस इज टाइम न्यू रोमन। फिर एक और फॉन्ट देख लो, एरियल। पहचान देखो इसकी क्या है, एरियल। और इसकी लुक देखो, एरियल में भी काफी वैरायटी होती है।
बोल्ड भी होता है, इटैलिक भी होता है, ये नॉर्मल भी होता है। ये लो नॉर्मल देख लो। फिर आपका एक डेकोरेटिव फॉन्ट भी होता है हेडलाइंस के लिए, थोड़ा खूबसूरत स्टाइल्स। एक और फॉन्ट देखो। डेकोरेटिव फॉन्ट्स अगर आपको डाउनलोड करने हो या आपको नहीं समझ आ रहे, डेकोरेटिव फॉन्ट्स को या गूगल कर लो। स्टाइल्स बड़े जबरदस्त किस्म होते हैं हेडलाइंस के लिए। डेकोरेटिव फॉन्ट्स मुझे डाउनलोड करने हैं, जो कहोगे। आप कहोगे सेरिफ फॉन्ट डाउनलोड करने हैं, आपको सेंस सेरिफ फॉन्ट डाउनलोड करने हैं, आपको स्क्रिप्ट फॉन्ट डाउनलोड करने हैं, आपको मोनोस्पेस फॉन्ट डाउनलोड करने हैं, आपको डेकोरेटिव फॉन्ट डाउनलोड करने हैं। ये लो, बेशुमार वेबसाइट फेमस फेमस आपको मिल जाएंगी। मैं आमतौर पे ये डा फॉन्ट को यूज कर लेता हूँ, 1001 फॉन्ट्स को यूज कर लेता हूँ। ये वो वेबसाइट्स हैं जहां पे आपको अपनी पसंद के फॉन्ट्स मिल जाएंगे, जो आपके पास अगर होंगे गुड, नहीं होंगे तो डाउनलोड कर लो। और बाल का तो आपको ऐसे फॉन्ट्स की भी रिक्वायरमेंट हो जाती है, क्लाइंट कहता है वो स्पेशल फॉन्ट है, आपको वो सर वो तो पेड फॉन्ट है। पेड फॉन्ट है वो, कोई बात नहीं, मैं अपने डिज़ाइन के लिए आपको उसकी फ़ी पे कर दूंगा। तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, डेबिट कार्ड के थ्रू परचेज करके वो उसको बिल में डाल सकते हो। ये डेकोरेटिव फॉन्ट्स, बहुत लिस्ट है लंबी चौड़ी। ये डेकोरेटिव फॉन्ट्स हैं, ये नॉर्मल नहीं है, थोड़ा हटके नजर आ रहे हैं, इसीलिए इसको डेकोरेटिव फॉन्ट्स बोलते हैं। बाद अगर आपको जरूरत पड़ सकती है, बड़ी खूबसूरती इसमें आपको दिखाई देती है, स्टाइल्स दिखाई देते हैं। लंबी चौड़ी लिस्ट है, ये देखो 122 पेजेस हैं। ये अभी पहले के ऊपर आपको कोई 8-10 तो यही नजर आ रहे हैं। ये सिर्फ एक वेबसाइट की बात की है, दूसरी पे चले जाओ, वहां पे हंड्रेड्स में और मिल जाएंगे। ये लो। अब आपको पहचान समझ आनी चाहिए, इनको डेकोरेटिव बोलते हैं। इस्तेमाल होते हैं, कम होते हैं। ये नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर तो नहीं ना लिख सकते, पैराग्राफ आपने लिखने हैं है कोई कोई उसमें अंदर कोई 4-5 पैराग्राफ, 10 पैराग्राफ है, उसमें तो अच्छा नहीं लगेगा। ये हेडलाइन के लिए अच्छा लगता है, मोटे मोटे इस तरह स्टाइल्स में काफी सारे आपको हैं। तो इसका मतलब है, जब कभी आपको चाहिए, इसको डाउनलोड कर लो। ये डाउनलोड होके आपका डाउनलोड के फोल्डर में आ गई है। ये जिप फाइल होती है, कंप्रेस वर्जन होता है। ये आपने यहां पे जाके डाउनलोड के फोल्डर में ये अवेलेबल हो चुका है। यहां पे आपने इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है, उसी नाम से जिस नाम से है। इधर ना क्लिक कर देना, ये नाम के ऊपर। ये लो, ये फोल्डर बन जाएगा इसका बराबर में। इसको आपने डबल क्लिक करके, इसको यहां पे आपने जाके राइट क्लिक करके इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स कर देना है। ये इंस्टॉल करने का तरीका है, पहले डाउनलोड करो, फिर इंस्टॉल करो। क्या नाम है? स्पॉटिफाइड। ये स्पॉटिफाइड फॉन्ट, अब ये डेकोरेटिव फॉन्ट है। ये जहां जाओ, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्ट किया टाइप, तो उसने उस लिस्ट में से सर्च करके दिखा दिया। ये लो, ये देख रहे हो, बहुत ही स्टाइलिश है। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको सिर्फ इस फर्क बता रहा हूं। जो भी लिखोगे, ठीक है। समझ बात? बड़ा ही स्टाइलिश किस्म का, इसको बोलते हैं डेकोरेटिव फॉन्ट। अब अगर डेकोरेटिव फॉन्ट क्या होते हैं, ये आपको बताया। कब यूज करते हैं ये आपको बताया। कहाँ मिलते हैं ये आपको बताया। डाउनलोड कैसे करते हैं ये आपको बताया। इंस्टॉल कैसे करके इस्तेमाल करते हैं ये आपको मैंने यहां बताया। और टाइम और न्यू रोमन और एरियल में फर्क, मैंने आपको बोला था, इसके फीट की बात कर रहा था वो। ये फीट होते हैं।
इस तरह बाहर की तरफ आपके होते हैं। ठीक है, ये सारे टेक्स्ट के ऊपर यही नजर आ रहा है। ये आप देख रहे हो, ये आपके जो फीट बड़े सिमट के होते हैं, इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं होती, उसमें एक्सटेंशन लगी हुई नजर आ रही हैं। दिस इज अ फर्क बिटवीन कौन सा फॉन्ट, सेरिफ एंड सेंस सेरिफ फॉन्ट। तो ये अगर मैं आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट में ले जाऊं जहां पे हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपको मैं दोबारा से बताऊं, आपने सेरिफ फॉन्ट में आपको यहां पे फीट एट द एंड ऑफ लेटर नजर आएंगे। अब आप पहचान समझ गए कि सेरिफ फॉन्ट कैसे फॉन्ट्स होते हैं जिसके फीट थोड़ी सी एक्सटेंशन होती है। इन सबको हाँ सेरिफ फॉन्ट बोलते हैं। आप फॉन्ट को देख के पहचान जाओगे ये सेरिफ है या सेंस सेरिफ है। जो बिल्कुल ही आपका लिमिटेड होगा, उसकी फीट की एक्सटेंशन नहीं होगी, आप उसको कहोगे ये सेरिफ है। और जिनकी होगी, सॉरी, जिसकी फीट एक्सटेंशन होगी आपको कोई सेरिफ है। जिसकी नहीं होगी, लाइक लाइक जो क्लीन एंड मॉडर्न है, तो वो आपने एरियल नाम देखा, मैंने आपको कोरल में भी दिखाया। एरियल में फीट की एक्सटेंशन नहीं होती, जबकि सेरिफ में फीट की एक्सटेंशन होती है। जहां तक स्क्रिप्ट का ताल्लुक है, स्क्रिप्ट आपका, अगर आप स्क्रिप्ट फॉन्ट्स को देखना चाहो, वो कह रहा है हैंड राइटिंग जैसी नहीं होती, इस तरह का भी फॉन्ट आपको जरूरत पड़ सकती है। मैं मिसाल के तौर पे अगर आपको कहूं कि मैं कुछ आपको यहाँ पे दिखाता हूँ फॉन्ट्स जो कि आपके स्क्रिप्ट फॉन्ट्स हैं, डाउनलोड करते हैं और इसको अब इस बार कहते हैं जरा थोड़े से ना मुझे स्क्रिप्ट फॉन्ट सिखाओ। कैलीग्राफी के लिए होता है, कैलीग्राफी, हैंड रिटन वगैरह। ये देखो, ये स्क्रिप्ट फॉन्ट्स आपके आ जाएंगे। ये इस तरह के फॉन्ट्स को सिग्नेचर वगैरह डालने के लिए, कोई इस तरह का कंटेंट अगर डालना है, तो ये कोई ज्यादा नहीं होता, वो एक आध आपका वर्ड हो सकता है, कोई टाइटल हो सकता है, इससे ज्यादा रखते भी नहीं है इसको। ठीक है, तो ये अब आपको फॉन्ट की कैटेगरीज के बारे में आज की डेट के बाद अगर आप किसी के साथ बैठते हो या किसी ग्राफिक डिजाइनर के साथ आप बातचीत कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए क्या बात करनी है। सेरिफ फॉन्ट कब, सेंस सेरिफ फॉन्ट कब, स्क्रिप्ट फॉन्ट कब, मोनोस्पेप कब, और डेकोरेटिव कब। ये मेन ही है, चार पांच ही आप याद रखो। वो बात करते रहो तो आगे आप चलते रहे, जितनी मर्जी इसकी आगे कैटेगरीज हो सकती हैं, लेकिन ये कम से कम चार पांच तो आपके जेहन में होने चाहिए। और कब किस वक्त प्रिंट के लिए और डिजिटल मीडिया के कौन से अच्छे लगते हैं। कहीं फंस जाओ, चैट जीपीटी से पूछो कि मुझे ये चीज बनानी है, मुझे बताओ फॉन्ट कौन सा रखूं, अच्छा कौन सा लगेगा, कोई चार पांच दस फॉन्ट तो बताओ मुझे। फिर आप लगा के चेक कर लो कि वाकई वो जो कह रहा था वो उसके ऊपर उतर भी रहा है कि नहीं, सही बताया उसने कि नहीं, अच्छा लग रहा है कि नहीं। ठीक है, अब उसको फॉलो करते हुए इंस्ट्रक्शन को अपना कंटेंट पूरा डिजाइन कर लो। उम्मीद है आज की डेट में आपको फॉन्ट कैटेगरीज का पता लग गया। फेमस फेमस, फेमस फेमस सैरिफ किन के लिए, वो आपने मैंने बता दिया, उसको वहां से नोट करना। दूसरा सेंस सैरिफ, तीसरा स्क्रिप्ट फॉन्ट, हैंड राइटिंग वगैरह के लिए स्क्रिप्ट, चौथा मोनो स्पेस। मोनो स्पेस जरा खुला खुला फॉन्ट होता है, ठीक है ना। कोडिंग करने वाले प्रोग्रामर जो हैं वो थोड़ा सा ओपन ओपन, अगर आपको ऐसा फॉन्ट देना चाहे, कोई चिल्ड्रन की बुक है उसको चाह रहे हैं थोड़ा सा सहूलत के साथ बच्चे पढ़ सकें, पढ़ा सकें, थोड़ा खुला खुला हो जाए, ठीक है, तो वो फिर आप मोनोस्केप की आप वहाँ पे जो है प्रेजेंस से वो काम ले सकते हो। और डेकोरेटिव, समझ आ गई फॉन्ट कैटेगरीज क्या होती हैं, प्रिंट के लिए कौन सी बेस्ट है, डिजिटल कौन सी है, इसको आपने अलग कर लेना है। ठीक है, जहां तक टाइपोग्राफिक क्राइम्स हैं, और ये आपको बताता हूँ, टाइपोग्राफिक क्राइम में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि बहुत सारे, और लाजमी बात है जब आप फॉन्ट की सिलेक्शन करोगे यहीं से आपका स्टार्ट हो जाएगा काम। और अगर आप इससे अपने आप को बचाना चाह रहे हो तो फिर आपके पास ये वो चीज़ें हैं जो आप करोगे। ठीक है, तो आपने जो लाइक करने वाले फॉन्ट्स हैं उनको इस्तेमाल करो, मतलब फॉन्ट की सिलेक्शन सही हो। डिजिटल मीडिया के लिए जो आपको रेकमेंड किए जा रहे हैं उसकी तरफ जा रहा हो, ये ना हो डिजिटल के लिए आप प्रिंट वाले लगा दो, प्रिंट के लिए डिजिटल लगा दो, ये रॉन्ग हो जाएगा, सीधी सी बात है। ये टाइपोग्राफिक क्राइम ही हुआ ना। आपने खराब थोड़ी करनी है अपनी जॉब को, आपने तो अच्छा ही आउट देना रिजल्ट। डिजिटल के लिए जो डिजिटल रिकमेंडेड है,
जो आप प्रिंट मीडिया के लिए जाओगे तो प्रिंट मीडिया के जो रिकमेंडेड आप फॉन्ट्स हैं, तो इसका मतलब फॉन्ट को सिलेक्ट सही करना, अपनी जॉब के लिए सही काम के लिए सही फॉन्ट को सिलेक्ट करना जरूरी है। अगर आप खुद से ऐसी काम करते हो कि जो आपको इजाजत नहीं है, तो उससे आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात है। यू नीड टू स्टार्ट विद राइट फॉन्ट्स। डिजिटल के लिए जो है रिकमेंडेड, उधर चले जाओ। प्रिंट के लिए उधर चले जाओ। पोस्टर है तो क्या करना है, फ्लायर है तो क्या करना है, कोई बुक का आपने पेजेस बनाने हैं, पैराग्राफ, लॉन्ग पैराग्राफ है तो क्या करना है, और ये आपने ख्याल करना है। और जब कभी आप हेडिंग दो और उसकी सब हेडिंग दो, तो आपने एहतियात करनी है। किस चीज की? बी सिलेक्टिव विद योर टाइपफेस। टाइपफेस का मतलब फॉन्ट की सिलेक्शन। फॉन्ट सिलेक्शन, ये देखो, अगर आपकी कोई टाइटल है, सीधी सी बात है, वो थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए ना। आमतौर पे मैगजीन देखते हो आप, न्यूज़पेपर देखते हो, जो हेडलाइन होती है थोड़ी मोटी होती है, और उसके अंदर जो टेक्स्ट होता है वो नॉर्मल होता है, जिसे बॉडी ऑफ द आर्टिकल बोलते हैं। तो अगर आप इसको उल्टा कर दोगे तो बुरा लगेगा। और ये सॉरी, टाइपफेस का मतलब होता है फॉन्ट। टू मैनी अगर आप सिलेक्ट करते हो, गलत है। मैं आपको, कोई एक आर्टिकल है, उसमें एक पैराग्राफ आपने एरियल लगा दिया, अगला पैराग्राफ टाइम रोमन लगा दिया, उस सब अगला पैराग्राफ कोरियल लगा दिया, कोई ये असूल की बात है? ऐसा करना चाहिए हमें? तो इसका मतलब है, आपने जब कभी लेने हैं फॉन्ट, दो नहीं तो तीन बस बहुत है। मेन हेडिंग्स के लिए फॉन्ट ले लो, उसके अंदर जो डिटेल है उसका एक फॉन्ट ले लो, तीसरा चौथे जाने की जरूरत ही नहीं है। अब इसने गलती क्या की है, इसमें इसमें जगह जगह फॉन्ट चेंज कर रहा है। इसके कुछ कुछ लगा दिया, फिर ये एक टेक्स्ट लिखा, फिर बीच में ये आ गया एक, चार पांच वर्ड्स यहाँ पे और फॉन्ट लगा दिया, फिर उसने तो वो पुराने वाला पकड़ लिया, फिर नीचे जाके एक और फॉन्ट लगा दिया। ये तो वैसे इसके देखने में बुरा लग रहा है। तो जरा सोचो, अगर ये छप के आ जाए पूरे का पूरे पेजेस, मैगजीन हो, न्यूज़पेपर हो, बुक हो, बुरा ही लगेगा ना। तो आपने फॉन्ट की सिलेक्शन में एहतियात करनी है। दो फॉन्ट बहुत होते हैं, एक हेडिंग्स के लिए ले लो, एक से डिटेल के लिए ले लो। और डिटेल अगर दे रहे हो, उसमें जगह जगह पे फॉन्ट चेंज कर रहे हो, कोई अच्छी हरकत तो नहीं है ना। तो ये आपने बी सिलेक्टिव विद योर फॉन्ट्स। अगली बात, तीसरा, जब पेयर बनाना है ना, पेयर भी एहतियात से बनाना है। और पेयर जब बनाना है तो ये नहीं हरकत करनी कि जो मेन हेडलाइन है उसको नॉर्मल, ठीक है, सिंपल रख लिया, उसके अंदर जो टेक्स्ट है बोल्ड कर दिया। कितना बुरा लग रहा है लेफ्ट साइड वाला पार्ट। ये कुछ इसमें फिर कोई शक्ल नजर आ रही है। मेन हेडिंग आ गई, उसके अंदर टेक्स्ट नॉर्मल वे में। तो ये तीसरी चीज है, जब पेयर बनाना है, पेयर बनाते वक्त भी एहतियात करनी है कि किस चीज को प्रोमिनेंट करना है और किस चीज को नॉर्मल रखना चाहिए। ये है पेयरिंग। ठीक है, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, जब आपने फॉन्ट की सिलेक्शन लेनी है, जो टॉप ऑफ द हेडलाइन है वो बड़ी होगी, बोल्ड होगी, उसकी सब हेड हेड जो होगी या सब पॉइंट होगा या उसका सब टॉपिक होगा, उससे थोड़ा छोटा होगा। और उसके अंदर जो डिटेल होगी वो उससे छोटी होगी। उल्टा नहीं कर देना। इधर पता क्या किया इसने, टाइटल को नॉर्मल रखा, और जो सब टाइटल है थोड़ा बोल्ड भी कर दिया, थिकनेस भी बढ़ा दी, और जो डिटेल है उसको भी बोल्ड कर दिया। बुरा लग रहा है। अब आपकी अगर नजर पड़े तो आप कहाँ देखोगे? आमतौर पे नजर सबसे पहले जो पड़ती है ना, टाइटल पे पड़ती है। और टाइटल पे भी क्यों पड़ती है? क्योंकि उसने आप बोल्ड बड़ा साइज किया होता है, इसलिए पढ़ती है। फिर उसकी डिटेल पढ़नी शुरू करते हैं या उसकी सब हेडलाइन वगैरह पढ़ते हैं। तो वो क्यों ऐसी नजर आपकी फॉलो करती है उसको, टेक्स्ट को? क्योंकि आपने हायरार्की का फॉलो किया होता है। अटेंशन आपने हायरार्की पे डाली है। जो मेन हेड है, ये इसी तरह है जैसे कंपनी में सीईओ की तस्वीर सबसे ऊपर होती है, जो मैनेजर और उसके जो अंडर काम कर रहे हैं उसके नीचे ही होती है ना। हायरार्की, हायरार्की हर जगह इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो टैक्स की हो, चाहे आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज की हो। अब ये थोड़ी है कि गार्ड की फोटो सबसे ऊपर लगा दी, जो डायरेक्टर और सीईओ सबसे नीचे। ऐसा होता नहीं है। तो ये वही चीज हो रही है फिर। तो ये जरा एहतियात, तरतीब। ठीक है, तरतीब, पे अटेंशन ऑन टू हायरार्की। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, जो फॉन्ट है, फॉन्ट जो है जिस तरह है उसको वैसे ही रखो, खींचो विंचो नहीं, स्ट्रेच नहीं करना। ट्रस्ट योर, ये नहीं करना। इसको स्केल पता है कैसे किया गया? लिखा, ऐसे खींच दिया, उधर की शक्ल ही बिगड़ गई। हमेशा ये मैंने उस दिन भी बोला था, कॉर्नर से इसको स्केल करना, ना उसको स्ट्रेच हॉरिजॉन्टली करना, ना उसको स्ट्रेच वर्टिकली करना। वो फॉन्ट की असल जो शेप है वो खराब हो जाती है और बुरी लगनी शुरू हो जाती है। कभी भी फॉन्ट का साइज बड़ा करना है ना, दो तरीके हैं। फॉन्ट साइज जाके बड़ा करो,
12 कर दो, 14 कर दो, इकट्ठी एक ही रेशो में विड्थ और हाइट बढ़ाता है। अगर एक चीज बढ़ाओगे दूसरी चीज नहीं बढ़ाओगे तो खराब हो जाएगी चीज। ये इसी तरह है, फेस इस तरह खींच दे फोटो में तो खराब हो गया ना, लंबा कर दे तो वो भी खराब हो गया। करना है तो एक ही रेशो से उसको चौड़ाई और लंबाई इकट्ठी करो तो फोटो खराब नहीं होता, इसका फॉन्ट भी खराब नहीं होता। अगर कॉर्नर वाले हैंडल से आप पकड़ के करो या फॉन्ट साइज जाके सेट करो, क्योंकि फॉन्ट साइज जब आप सेट करते हो 18 से 20, 20 से 50, तो विड्थ भी सेट होती है, उसकी हाइट भी सेट होती है, और फॉन्ट की असल जो शेप है वो खराब नहीं होती। तो प्रॉपर स्केलिंग हो, स्केलिंग प्रॉपर हो, विड्थ बढ़ाइए हाइट भी बढ़ाओ, प्रॉपर स्केलिंग हो। और इसका एक अच्छी ट्रिक ये होती है, कॉर्नर वाले हैंडल से उसको बड़ा करो, ना कि ऐसा करो जो मैं करने लगा हूं। दिस इज रॉन्ग। अगर आपने इसको स्ट्रेच भी करना था फॉन्ट को, तो आपको कॉर्नर वाले हैंडल से करना चाहिए। ऐसे करोगे ये भी रॉन्ग है, ऐसे करोगे ये भी रॉन्ग है। करने का सही तरीका या तो ये है, या यहां जाके फॉन्ट सेट कर दो। ठीक है, वो एक ही रेशो में बड़ा या उसको छोटा करेगा, खराब नहीं होगी शेप। दिस इज पॉइंट नंबर नेक्स्ट जो है। यहां तक समझ आ गई है? और इसके अलावा आप जब कोई टेक्स्ट टाइप करते हो, ये तीन चीजों का ख्याल करते हैं। कर्निंग, कर्निंग होती है स्पेस बिटवीन कैरेक्टर। ट्रैकिंग, स्पेस बिटवीन वर्ड्स। लीडिंग, स्पेस बिटवीन लाइंस। तीन को तो समझ लो। कर्निंग, स्पेस बिटवीन कैरेक्टर्स, जैसे आपने लिखा अपना नाम उस्मान, अब यू बिल्कुल इधर चला जाए, एस थोड़ा फासला, और एम और ज्यादा फासला, तो उसका हिस्सा ही नहीं लगेगा। स्पेस मुनासिब होती है, नाम के करेक्टर के दरमियान में स्पेस मुनासिब होती है। और इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं? कर्निंग। वर्ड के दरमियान में स्पेसिंग को बोलते हैं ट्रैकिंग। और ये लाइन लिखी हुई है, एक लाइन लिखी है, एक लाइन की स्पेस है। ठीक है, ये नहीं होता एक लाइन की स्पेस है और ठीक है दूसरी लाइन ये होगी, तीसरी लाइन और डबल स्पेस दे दी, ऐसा होता नहीं है। एक लाइन अगर लिखी है, एक लाइन की स्पेस होती है, ये भी नहीं होता कि स्पेस ही ना छोड़ो। पढ़ोगे किस तरह? आपको देखा था ना मैंने उस दिन ऐसे पकड़ के इसको ऊपर नीचे कर दिया था, टेक्स्ट ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन स्पेस आपने मुनासिब रखनी होती है। एक लाइन लिखी है, एक लाइन की स्पेस, डबल भी स्पेस हो सकती है, फिर डबल थ्रू आउट रखो, लेकिन ऐसा होता कम है। आप स्पेस प्रॉपर रखो, लाइन स्पेस प्रॉपर रखो। और ये अगर आपने इसको देखना हो, करना हो, तो ये मैं आपको पॉइंट अभी बताता हूं, कर्निंग, ट्रैकिंग एंड लीडिंग। अभी इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं, प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं कर्निंग, ट्रैकिंग एंड लीडिंग। लेकिन उससे पहले इस टॉपिक को खत्म करते हैं। अगली बात, कीप योर सिग्नल सिंपल। सिग्नल का मतलब होता है कि आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो चीज आपने प्रोमिनेंट करनी है। देखो एक पैराग्राफ है, उसमें कहीं पाकिस्तान आपने लिखा है, पाकिस्तान के ऊपर आपने थोड़ा सा, जो रीडर को कहना है कि जब पाकिस्तान का नाम आया थोड़ा सा उसको प्रोमिनेंट कर देना, तो पाकिस्तान जहां जहां आया तीन जगह पे बोल्ड कर दिया। अब ये थोड़ी है कि जगह जगह पे बोल्ड करना शुरू कर दिया। जो मेन पॉइंट है जिसके ऊपर आप चाह रहे हो रीडर पढ़ते वक्त जब जाए, तो वहां पे आपकी कंट्री का नाम थोड़ा प्रोमिनेंट हो, तो उसको क्या करोगे? बोल्ड कर दोगे, थोड़ा इटैलिक भी कर दोगे, और ज्यादा से ज्यादा अंडरलाइन कर दोगे। तो ये क्या होते हैं? सिग्नल्स होते हैं, ताकि आपकी तवज्जो, आप अपनी कंट्री को थोड़ा सा आप हाईलाइट करना चाह रहे हो, दिखाना चाह रहे हो, या उसके बैकग्राउंड में येलो कलर डाल देते हो, हाईलाइट जिसे बोलते हैं। तो क्या होता है, देखने वाले, पढ़ने वाला, तो उसको जाके उसका एहतराम करता है कि यार वाकई ये उसने अपनी कंट्री को बड़ा हाईलाइट किया हुआ है। या कोई प्रोडक्ट है आपकी, ये प्रोडक्ट को जहां आपने डिस्कशन आपने करी है, लिखा है, उसके अंदर उसको प्रोमिनेंट कर दिया, हाईलाइट कर दिया। लेकिन अगर आपने एक पैराग्राफ में कोई 50 जगह हाईलाइट कर दिया, तो इसका मतलब कोई भी अहम नहीं है इसका। अहम चीज को हाईलाइट करते हैं ना, जो बॉस होता है उसको ऊपर वाली सीट पे बिठाते हैं, हाईलाइट करते हैं, स्टेज पे चढ़ा देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, बाकी लोगों की निस्बत उसको थोड़ी सी इज्जत दी जाती है। तो इसका मतलब सिग्नल होते हैं वो, कि ये बंदा इसमें सबसे अहम बंदा है। अब अगर आप जो है जगह जगह पे उसको बोल्ड करना शुरू कर दो, जगह जगह अंडरलाइन करना शुरू कर दो, तो इसका मतलब इनमें से अहम है कौन सा है? वो तो सारे ही अहम हो गए ना। तो फिर आप किसी एक को एहतराम इज्जत देने में मसला हो जाता है, तो आप एक या दो या चार चीजें हैं उनको आप बोल्ड कर दो। ये इतना ज्यादा भी ना करो, जगह जगह पे बोल्ड कर दिया, 10 लाइन है 50 जगह पे बोल्ड कर दिया, तो क्यों नहीं बनता उसका? फिर सारे को बोल्ड कर देते। क्या ख्याल है? तो इसका मतलब है, इसको बोलते हैं सिग्नलिंग। सिग्नलिंग का मतलब है कीप योर सिग्नल सिंपल। जैसे इधर देखो,
इसमें सिग्नल अगर आप देखो, आपका मेन जो टाइटल था उसको थोड़ा सा आपने प्रोमिनेंट किया, सब टाइटल उसको थोड़ा सा ये किया, और इसके नीचे नॉर्मल जो बॉडी है वो आपने नॉर्मल वे में लिख दी। इधर देखो, इधर अब आप मुझे बताओ, जिसको करना था उसको किया नहीं, और जिसको नहीं करना था उसको कर दिया बोल्ड, साइज वगैरह वगैरह। तो ये अगर आप ऐसा किया है तो ये आपके लिए जो है वो समझो खत्म है जॉब। अब ऐसी चीज अगर आप छाप के किसी ऑथर को दे दो, कोई अप्रिशिएट करेगा उसको? है? नहीं करेगा, सीधी सी बात है। तो ये नहीं करना आपने। अगली बात है, मतलब कुछ चीज बोल्ड कर दी, कोई टैलिक कर दी, कोई अंडरलाइन कर दिया, किसी को बड़ा कर दिया, कैपिटल में लिख दिया, तो वो आपके काम ही होंगे ना, ज्यादा होंगे तो वो किसी काम के नहीं। तो कोई अच्छा मैसेज तो नहीं जाएगा ना ये चीज। कलर्स की सिलेक्शन आपकी बेस्ट होनी चाहिए। जैसे ये राइट साइड पे देखो, पढ़ना ही मुश्किल हो रहा है, क्यों? बैकग्राउंड और फोरग्राउंड एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, सपोर्ट नहीं दे रहे, एक दूसरे को डेड कर रहे हैं, पढ़ना ही मुश्किल हो रहा है। वो देखो, तो कॉम्प्लीमेंट क्या है कि बैकग्राउंड दो लाइट तो फोरग्राउंड कर दो डार्क, और बैकग्राउंड अगर हो डार्क तो फोरग्राउंड कर दो लाइट। कंट्रास्ट होना चाहिए। अगर आपने दोनों को एक ही तरफ रख दिया, या उसके कलर्स की सिलेक्शन अगर आपकी गलत हो गई, तो ये समझो वो गया आप। ठीक है? वो बुक अगर पब्लिश हो भी गई तो उसको पढ़ने वाले पे कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। वो समझो ऑथर क्या जितनी मेहनत है, उसका बेड़ागर करने वाला कौन है? ऑथर का मजमून बड़ा जबरदस्त है, स्टोरी बड़ी जबरदस्त, सिर्फ इस वजह से वो फेल हो गया। इसका मतलब ग्राफिक डिजाइनर जो उसको सपोर्ट देनी चाहिए उसने नहीं दी, उसकी स्टोरी फेल हो गई, उसकी बुक फ्लॉप हो गई, उसका पूरे का पूरा मेहनत जाया हो गई। जान थी इस बुक में, लेकिन डिजाइनर्स का बेड़ा गर्क किया। जहां करना चाहिए, जो करना चाहिए, जितनी एफर्ट पुट करनी चाहिए, फॉन्ट की सिलेक्शन, कलर्स, टाइटल्स, ये वो अगर नहीं करता, तो वो स्टोरी जितनी मर्जी जबरदस्त हो, उसका मार्केट के अंदर फिर कोई भी रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो गुड चॉइस ऑफ कलर्स होनी चाहिए। ये पॉइंट हो गया जी, आठ हो गए। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बाल का तो ओपन एंड क्लोज कोट्स वो स्ट्रेट होते हैं, पता ही नहीं लगता कहाँ स्टार्ट हुआ कहाँ खत्म हुआ। हाँ, ये वाउस वाले कोट्स पता लगता है स्टार्ट हुआ, पता लगता है ये एंड हुआ। तो बाद ऐसे फॉन्ट्स इस्तेमाल होते हैं जिसमें कोट्स बिल्कुल स्ट्रेट लग जाते हैं, और वो दो दो चार जगह लगे हैं। अब आपको क्या पता कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे इसका ब्लॉक खत्म हुआ। कोड, इस तरह का जो कोड होता है ना वाव वाला, उससे कम से कम ये तो सेंस बनती है कि ये चीज यहां से स्टार्ट हुई है, यहां पे खत्म हो गई है। बाहर लोग ये कर रहे थे, ये गलत है। ऐसे कोड्स का कोई फायदा नहीं है। ठीक है? ये थोड़ा सा आप स्मार्ट कोड्स को इस्तेमाल करो। अच्छा जी, एक और चीज जो आखिरी जो मैं समझूंगा आपको बतानी चाहिए, वो 10वां पॉइंट है, डबल स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस नहीं देनी। हमेशा याद रखना, रूल होता है सेंटेंस फुल स्टॉप पे खत्म होता है, नेक्स्ट जब सेंटेंस होता है स्टार्ट, लोग केयर ही नहीं करते, एक स्पेस दे के लिख दिया गुड, कोई दो दे देता है, फुल स्टॉप कोई तीन दे देता है, पूरी बुक में यही अशर करके रख दिया उसने, कंपोजर ने। तो ये कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ग्रामर मिस्टेक नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ उस कंपोजर की गलती ये है कि जो रूल है, जो स्टैंडर्ड बताए जाते हैं कंपोजर को, कि सेंटेंस जब खत्म हो फुल स्टॉप लगा दो, लगा दिया। अगला जब स्टेंस स्टार्ट करना है, ये नहीं करना है कि फुल स्टॉप के फौरन बाद आपने जुमला स्टार्ट कर दो। नो, एक स्पेस देनी है, उसको डिस्कनेक्ट करो सेंटेंस को स्पेस से। तो स्पेस इज डिस्कनेक्टिंग कैरेक्टर, वो आपने एक ही देना है। ये नहीं कि कहीं एक दे दिया, कहीं दिल किया, दो बार स्पेस प्रेस हो गया, कहीं तीन बार स्पेस प्रेस हो गया, ये भी गलत है। और दो वर्ड्स के दरमियान में भी स्पेस सिंगल देनी है। ये नहीं कि आपका एक मजमून लिखा हुआ है, जो पढ़ने वाले होते हैं ना, जो सही इसको प्रूफ रीडिंग वाले लोग होते हैं, वो प्रूफ रीडिंग में ये भी गलतियां निकालते हैं कि दो वर्ड्स लिखे पाकिस्तान जिंदाबाद, एक स्पेस दरमियान में दे दी। ये नहीं पाकिस्तान के बाद दो दे दी, जिंदा के बाद तीन दे दी, बाद के बाद फिर चार दे दी, ऐसा नहीं होता। ये रूल है। फुल स्टॉप लगाया तो एक स्पेस होती है, वर्ड्स के दरमियान में भी एक स्पेस होती है। फुल स्टॉप के बाद दो स्पेस नहीं देनी, वर्ड के दरमियान में जो सेपरेटर है वो सिंगल स्पेस होती है, और करेक्ट जो वर्ड के करेक्टर्स हैं उसके दरमियान में स्पेस नहीं होती। ये सबको पता है। और ये अगर ये काम कंपोजर ने किया है, तो प्रूफ रीडर इस चीज को जाके वो पकड़ता है, सिर्फ ग्रामर चेक नहीं करता, स्पेल चेक नहीं करता, जो ऑथर का टेक्स्ट लिखा होता है उसमें ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और जब वो पब्लिश होकर सामने आ जाती है मार्केट में, तो ये कहा जाता है स्टोरी तो बड़ी जबरदस्त है,
प्रूफ रीडर ने इस पे काम नहीं किया है, इस चीज का ख्याल ही नहीं किया। अगर कर लेता तो शायद इसकी वैल्यू और बढ़ जाती बुक की। पब्लिश होते हुए ऑथर को लिखते स्टोरी साल 2 साल लगते हैं, सिर्फ उसने नालायक जो डिजाइनर था, जो कंपोजर था, उसकी गलतियों की वजह से उसकी मार्केट की वैल्यू थोड़ी डाउन हो गई। तो ये उसकी गलती नहीं है ऑथर की, ये कंपोजर की, ग्राफिक डिजाइनर की गलतियां हैं जो उसको नहीं करनी चाहिए। और वो करता है तो उसको वो बुक उसकी आखिरी बुक ही होगी फिर, सीधी सी बात है। उसके बाद उसको काम नहीं मिलेगा कि यार इसके अंदर मार्केट के अंदर इसका नाम ही बड़ा गलत चल रहा है, इसको तो कंपोज करना ही नहीं आता, इसको रूल्स का ही नहीं पता, इसने कोई इसको बताया नहीं गया, इस टाइपोग्राफिक क्राइम्स नहीं पढ़े थे, या इसके जो ट्रेनर है उसने नहीं बताया था, तो ट्रेनर ने बता दिया। ऐसा नहीं करना। जैसे ये देख रहे हो, ये बीफ के बाद डबल स्पेस किसी ने दे दी, यहां भी डबल स्पेस दे दी, ये भी डबल स्पेस दे दी, तो ये नहीं करना। सिंगल स्पेस होती है तो वही देनी है। और जहां जस्टिफाई जरूरी है करो, हर जगह को जस्टिफाई नहीं करते। जस्टिफाई का मतलब होता है लेफ्ट एंड राइट से आपकी लाइन जब जस्टिफाई होती हैं, दरमियान में एक्स्ट्रा स्पेसेस आ जाती हैं। हाँ, कोई इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, कोई ऐसी चीज है, उसको जस्टिफाई करो। हर चीज को जस्टिफाई नहीं करते, क्योंकि जस्टिफाई करने से एक्स्ट्रा स्पेसेस दरमियान में वो डाल के उसको खींच देता है पैराग्राफ के। वर्ड्स के दरमियान में कहीं एक स्पेस आ रही है, तो वो तो रूल को तो ऑबे नहीं कर रहा ना, कि हर वर्ड के दरमियान में सिंगल स्पेस है। अगर आप देखने वाली आई पहचान रही है कि यार यहाँ पे स्पेस एक्स्ट्रा लग रही है, यहाँ तो बहुत ही उसने स्पेस ज्यादा दे दी है, क्यों हुई ऐसी स्पेस? क्योंकि उसने लेफ्ट से और राइट से टेक्स्ट को बराबर करना था फ्रेम के अंदर। जस्टिफाई, हर चीज को जस्टिफाई करना भी सही नहीं होता। जहां करना है करो, हर चीज को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, वरना कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। ये जी मेरे ख्याल में, ये जी मेन इसकी जो पॉइंट्स हैं। अच्छा, एक चीज और एहतियात किया करो कि जब कभी आप कोई लेटर लिखते हो किसी को, चलो आप एप्लीकेशन भेजते हो, मुझे आप खुद बताओ, मैं सिंपल सा क्वेश्चन करूंगा। लेटर आप कंपोज कर रहे हो, करते 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 एक लाइन रह गई, और वो लाइन अगले पेज पे चली जाए, और वो प्रिंट निकाल के अपने बॉस को भेज दो, जहां पे सिर्फ आपने सिग्नेचर डाले हैं, या योर ऑबीडियंटली अपना नाम वगैरह, क्या ये अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा? इसको बोलते हैं ऑर्फन। अच्छा, ऑर्फन किसको बोलते हैं बताता हूं। एक होता है विडो। विडो का मतलब क्या होता है? लफ्जी मानी तो विडो को सब जानते हैं। विडो का मतलब है, जो मैंने अभी केस डिस्कस किया, कि आपका पूरा पेज रेडी हो गया, एक लाइन अगले पेज पे चली गई, उसको जैसे तैसे आप मार्जिन कम करके उस पेज पे लेके आओ। हाँ, 2 4 लाइनें खैर है, लेकिन सिर्फ एक पेज एंडिंग लाइन उधर चली गई, तो ये कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। अगर आप किसी को ऐसी एप्लीकेशन पे भेजोगे, कैसे जाहिल बनता है यार, इसको जरा इसी पे एडजस्ट कर लेता, मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन तो सेट वेट करके, एक ही लाइन आगे गई थी उसको पीछे ले आता, थोड़ा सा 1 पॉइंट फॉन्ट छोटा कर देता, वो लाइन ऑटोमेटिकली पीछे आई जानी थी। इस एक्शन को बोलते हैं विडो, जो कि मेरा अगला पॉइंट है शायद। लास्ट पॉइंट, विडो। विडो का मतलब क्या है? वन सिंगल लाइन फ्रॉम ए पैराग्राफ दैट कैरीज ओवर टू ए न्यू कॉलम या न्यू पेज। ये नहीं करना। अगर 2 कॉलम चल रहे हैं, ये 4 कॉलम है, एक बना, दूसरा बना, तीसरा, और तीसरे कॉलम की सिर्फ एक लाइन आपके चौथे कॉलम में चली गई, या पेज खत्म हो रहा है, सिर्फ एक लाइन अगले पेज पे चली गई, दोनों सूरतों में इसको क्या बोलते हैं? क्राइम को विडो। अच्छा, ऑर्फन का मतलब क्या होता है? ऑर्फन का मतलब ये होता है कि आप पैराग्राफ लिख रहे थे, लिखते 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 आखिर में सिर्फ एक वर्ड रह गया, इसे ऑर्फन बोलते हैं। ये थीम जैसे तैसे है, उसको पिछली लाइन के साथ लेके आओ। हाँ, 2 वर्ड होते ठीक है, 3 वर्ड होते ठीक है, एक वर्ड अगर रह गया, ये भी कहा जाता है क्राइम होता है। अच्छा नहीं लगता ना वो अकेला लावारिस, तो उसको जैसे तैसे है पिछली लाइन के साथ ले आओ, या इस तरह करो कि 2 3 वर्ड उसके साथ मिल जाए। अकेला अगर वर्ड रह गया, इस एक्शन को, क्राइम को बोलते हैं ऑर्फन। और एक लाइन अगर अगले पेज पे चली गई या अगले कॉलम में चली गई, इसको क्या बोलते हैं? विडो। ये हो गया जी खत्म। और फॉन्ट भी मैंने आपको पढ़ा दिए, कैटेगरीज भी बता दी, आपको टाइपोग्राफिक क्राइम भी पढ़ा दिए, डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है वो भी बता दिया। अब मुझे बताओ क्या चीज रह गई है?
हाँ, हमने करेक्टर पैराग्राफ फ्रेम नहीं पढ़ा। हमने और क्या नहीं पढ़ा? नीचे वाले तीन हिस्से हमें नहीं पता लग रहे कि क्या है वो। चौथा पॉइंट, आपने उर्दू टाइप करना है। कॉरल में उर्दू कैसे टाइप करते हैं? अच्छा, कॉरल में उर्दू टाइप करने के लिए ना आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा उर्दू कीबोर्ड। यू नीड टू, हाँ, यू नीड टू इंस्टॉल उर्दू की बोर्ड। अब ये दो तरह के कीबोर्ड अवेलेबल है। एक माइक्रोसॉफ्ट खुद देता है और एक आप डाउनलोड करते हो। अच्छा, अगर आपने उर्दू लिखनी है मिसाल के तौर पे, यहाँ पे आपने उर्दू का कोई टेक्स्ट डालना है, कोई हेडलाइन है, कोई आपने टाइटल डालना है उर्दू का, ये इस जगह या कहीं पे। अब मुझे बताओ वो किस तरह आएगा। उसके लिए आपने, ये लैंग्वेज इंडिकेटर है स्टेटस बार में, ये है। यहाँ पे आपको उर्दू पाकिस्तान नजर आ रहा होगा। ये फोनेटिक कीबोर्ड है, ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। ये उर्दू का कीबोर्ड है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने इंस्टॉल करके दिया है। मैं अब दोनों को खत्म करने लगा हूं, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाना है कि इंस्टॉल कैसे होना है। क्योंकि आप भी जब जाओगे ना, ये आपको कीबोर्ड अरेबिक लोड करना है, आपने फ्रेंच कीबोर्ड लोड करना है, आपने रशियन कीबोर्ड लोड करना है, तो उसके लेटर्स हरफ कुछ और होते हैं। उर्दू के लेटर हरफ कुछ और होते हैं, एबीसी तो नहीं होता, अलिफ बे पे होता है। अच्छा, अभी ये आपको तीन नजर आ रहे हैं, डिफॉल्ट ये है। सिर्फ एक ही होता है जब आप विंडोज इंस्टॉल करते हो, कॉरल इंस्टॉल करते हो और वर्ड इंस्टॉल करते हो, एक ही होता है इंग्लिश। बाकी आपको नहीं मिलते, आपको खुद इंस्टॉल करना पड़ता है। अभी मैं आपको अनइंस्टॉल करना सिखाने लगा हूं, जो कभी अगर आप फ्यूचर में इंस्टॉल करने के बाद परेशान हो कि मुझे नहीं चाहिए, इसको अनइंस्टॉल कैसे करते हैं। आपने जाना है कंट्रोल पैनल में। पहले मैं अनइंस्टॉल करना सिखा दूं, और जैसे मैं इसको अनइंस्टॉल करूंगा, याद रखना, जब एक ही कीबोर्ड होता है ये इंडिकेटर यहां नहीं होता, क्योंकि डिफॉल्ट इज इंग्लिश। यू जस्ट नीड सिंगल लैंग्वेज टू टाइप, देन देर इज नो इंडिकेशन। डिफॉल्ट एक ही, एक से ज्यादा जब आता है तब ये इंडिकेटर आता है, और ये इस वजह से आया हुआ है कि मैंने उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल किया हुआ है। अब मैं उसको खत्म जैसे करूंगा, ये गायब हो जाएगा यहां से। कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल में जाके ना, कंट्रोल पैनल वेरी इंपॉर्टेंट आपका एक सेटिंग का सॉफ्टवेयर होता है, विंडोज का ही है। इसका कोई ताल्लुक नहीं है एक्सेल से, वर्ड से, कॉरल से, फोटोशॉप से, कोई ताल्लुक नहीं है। ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का सेटिंग सॉफ्टवेयर है। और आप इसको, सेटिंग सॉफ्टवेयर को जब ओपन करोगे, आपको ये तकरीबन 40 के करीब ऑप्शन नजर आ रही है, जिसमें से एक मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाई, फॉन्ट्स। ये वो फॉन्ट्स हो जो आपके विंडोज में इंस्टॉल होते हैं ऐसे। और अगर आपको इनमें से कोई फॉन्ट नहीं चाहिए, आप इसको यहां पे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। अनइंस्टॉल यहां पे आप कर सकते हैं। इंस्टॉल तो मैंने आपको करना सिखा दिया, अनइंस्टॉल भी आप यहां पे कर सकते हैं, या डिलीट कर दो। ये डिलीट करने से फॉन्ट खत्म। ठीक है, इंस्टॉल करने से आ जाएगा, डिलीट करने से खत्म। अच्छा, ये तो क्या फॉन्ट्स, बैक करते हैं। फॉन्ट्स मैंने नहीं देखने। मुझे इस वक्त क्या करना है, यहाँ पे मुझे करना क्या था। हाँ, लैंग्वेज, लैंग्वेज किधर है? अच्छा, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर आपके तो 40 के करीब ऑप्शन नजर आ रही है, हमें बड़े शॉर्ट लिस्ट नजर आ रही है। शॉर्ट लिस्ट इसलिए होती है कैटेगरीज में शॉर्ट हो जाता है, ये देखो। बाल का तो आपके कंप्यूटर में ये ऑप्शन नजर आ रही होती है, तो आपने फौरन से पहले व्यू बाय में जाके इसको लार्ज आइकन पे क्लिक कर देना। ठीक है, ये कर दीजिएगा, फिर आपको जरा डिटेल डिटेल नजर आती है। यहाँ पे आपने जाना है लैंग्वेजेस या रीजन में जाना है। ये रीजन, ये रीजन, कस्टमाइज सेटिंग फॉर द डिस्प्ले ऑफ लैंग्वेजेस, नंबर्स, टाइम वगैरह, डेट टाइम वगैरह, ये लो। रीजन में जैसे जाओगे ना, ये लैंग्वेज प्रेफरेंसेस है, ये ब्लू कलर का नजर आएगा, ये क्लिक कर देना है, ये आपकी विंडो ओपन हो जाएगी। इस वक्त जो डिस्प्ले लैंग्वेज है इसको नहीं छेड़ना, सारा गड़बड़ हो जाएगा, इसको ना चेंज कर देना। यहाँ पे भी उर्दू होता है, और नेक्स्ट टाइम जब आपका कंप्यूटर चलेगा ना, उर्दू पूरी नजर आ रही होगी, स्टार्ट ये वो सब उर्दू में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज चेंज हो जाती है। अरबी जो है इसको अरेबिक कर लेते हैं, ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम की लुक ही चेंज हो जाएगी, अरेबिक लुक आ जाएगी। मतलब सारा टेक्स्ट इंग्लिश का, ये जो आपको सारी इंग्लिश नजर आ रही है ना मेन्यू शैन्यू में, ये सारा उर्दू में आ जाएगा। ये नहीं करते ना। आपने क्या करना है, थोड़ा नीचे आ जाओ प्रेफर्ड लैंग्वेजेस में,
ये ना कर चेंज कर देना। विंडोज फीचर लाइक सेटिंग्स एंड फाइल एक्सप्लोरर विल अपीयर इन दिस लैंग्वेज, ये ना कर देना। सब उर्दू। रीजन की जगह पता है लिखा होगा इलाका। अभी आपने कंट्रोल पैनल में रीजन देख रहे थे ना, वहां लिखा होगा इलाका। सब उर्दू। ये नहीं कर देना। लोग करके ना फिर कहते हैं सर वो खराब खराब हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, पता नहीं मैंने क्या कर दिया है। हाँ, ये नहीं करना। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, ये नहीं करनी। आपने नीचे आके प्रेफर्ड लैंग्वेज में ये देखो क्या लिखा हुआ है, एप्स एंड वेबसाइट विल अपीयर इन द फर्स्ट लैंग्वेज इन द लिस्ट जो सपोर्ट में आपकी फर्स्ट लैंग्वेज इसमें कौन सी है, इंग्लिश। तो ये ऊपर ही होती है टॉप पे, ये उर्दू। मैं अनइंस्टॉल करने लगा हूं, क्लिक करो, ये रिमूव। रिमूव करती वो देखो गायब हो गया। यहां पे ENG गायब हो गया, क्योंकि जरूरत ही कोई नहीं। जब लैंग्वेज दूसरी है ही नहीं, बात ही इंग्लिश की हो रही है, तो इंग्लिश लैंग्वेज इज ऑन। अच्छा, यहां मुझे उर्दू लिखना था, ठीक है, उर्दू में कोई टाइटल वाइटल बनाना था, कोई टेक्स्ट लिखना था, कोई मेरे कंपेन या कोई मैंने यहाँ पे ऐड या पोस्ट बनानी थी, उर्दू की बनानी थी। अब यहाँ पे उर्दू नहीं लिख सकते। उर्दू लिखने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, आपको कीबोर्ड चाहिए इसका। अभी अगर आप मैं कीबोर्ड दिखाऊं, अच्छा बात का ना, आपका हार्डवेयर कीबोर्ड, ये जो आपका लैपटॉप की कीज खराब हो जाती हैं, तो उसका फिर सोल्यूशन ये होता है, ये वर्चुअल कीबोर्ड होता है ये वाला, ये ऑन कर लिया करो। बहुत दफा मैंने देखा है कि आपके कीबोर्ड, चाहे वो आपका वो हो जो आपका हार्डवेयर कीबोर्ड साइड पे पड़ा होता है, वो भी बार बार कीज खराब हो जाती हैं। आप उसमें एस प्रेस करते हो, एस प्रेस ही नहीं हो रहा, क्योंकि कीबोर्ड जो आप पुश कर रहे हो आपका करेक्टर नहीं डिस्प्ले हो रहा। या आपका ये लैपटॉप जो आपने 50 60 70 हज़ार का लिया है, लाख का लिया है, हो सकता है 2 4 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल के बाद उसका कोई की फंक्शन करना छोड़ दे, तो आप फिर इस वर्चुअल कीबोर्ड को इस्तेमाल करके अपना काम वक्ती तौर पर चला सकते हो। अब आपको एस लिखना था, समीर का एस, AMER में कोई मसला नहीं, एस नहीं लिखा जा रहा, क्यों? हार्डवेयर प्रॉब्लम आ गई। कीबोर्ड का की पुश करने से रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर नहीं आ रहा, एस नहीं आ रहा, तो ये टच कीबोर्ड, और टच कीबोर्ड अगर आपको अवेलेबल हो तो आपके लिए टाइपिंग आसान हो जाती है। अभी मैं जब उर्दू ऑन करूंगा, यहाँ उर्दू के लेटर आ जाएंगे, क्योंकि यहां तो नहीं लिखे हुए। फिजिकल आपका जो हार्डवेयर कीबोर्ड ये है, इसके ऊपर लेटर ए के ऊपर अलिफ आना है, बी आना है, मुझे नहीं पता। इसके लिए भी ये कीबोर्ड आपको सपोर्ट देगा। अभी तो इंग्लिश नजर आ रही है, क्योंकि लैंग्वेज इंग्लिश है इस वक्त। हम बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर ये वर्चुअल कीबोर्ड, जिसे टच कीबोर्ड भी बोलते हैं, ये नजर नहीं आ रहा। वजह क्या होती है? वजह ये होती है, ये आपको, इससे टास्क बार बोलते हैं, ये बॉटम पे आपको दिख रहा होगा, ये ये टास्क बार है, लॉक हुई भी है, नहीं साइज नहीं हो रहा। ये ये आपका टास्क बार है, ये सारी हाफ स्क्रीन के ऊपर आ सकती है, ये टास्क बार है, ठीक है, जिसमें ये सर्च बार साइड पे और ये मेन्यू ये आपको दिख रहा है। टास्क बार का साइज बड़ा छोटा आप कर सकते हैं अगर लॉक ना हुआ हो। टास्क बार को आप पोजीशन कर सकते हैं ड्रैग करके जहां मर्जी ले जाओ। वैसे बाय डिफॉल्ट टास्क बार बॉटम पे पड़ी होती है। अगर अनलॉक हो, अगर आपने एक दफा लॉक कर दिया ना, फिर ये मूवमेंट खत्म हो जाएगी। ये ना कर देना, लॉक ऑन होने के बाद इसको अगर आप मूव करने की कोशिश करो, दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं होगी, जब तक इसको अनलॉक ना कर दिया जाए। ये अनलॉक कर देना। दूसरी बात, इसी लिस्ट में यहां था शो टच कीबोर्ड, अगर ये टिक नहीं है तो टच कीबोर्ड नजर नहीं आता, जो आपको छोटा सा इंडिकेटर नीचे नजर आ रहा है डेट टाइम के साथ, वो ऑफ हो जाएगा, ये देखो। अब अगर आपका कीज खराब हो भी गई हैं और आपको अर्जेंट एक लेटर टाइप करना था, और वो आपको कीबोर्ड खराब होने की सूरत में आपका लेटर कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो आप टच कीबोर्ड से वक्ती तौर पे काम ले सकते हो। लेकिन टच कीबोर्ड अगर ऑन ना हो, तो उसको ऑन आपने कैसे करना है? ये टास्क बार जिससे बॉटम पे, इस पूरी बार को, ग्रे बार को टास्क बार बोलते हैं। आपने किसी ऐसी जगह पे क्लिक करना है जो स्पेस है, किसी ऑप्शन पे ना क्लिक कर देना, ये कुछ और आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहां पे राइट क्लिक कीजिएगा और ये टच कीबोर्ड को ऑन कर देना। अब आ गया। अब आपके पास एक ऑल्टरनेट ऑप्शन आ चुकी है, जिससे आप अपना काम चला सकते हो। अगली बात, अब उर्दू किस तरह इंस्टॉल होती है? उर्दू पहले आपने पता क्या करना है काम, आपने उर्दू इंस्टॉल करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की उर्दू इंस्टॉल करनी है पहले, लैंग्वेज ऐड करनी है। ऐड करने का तरीका स्टूडेंट वही है जो मैंने अभी कंट्रोल पैनल के थ्रू बताया। तो आपको एक दफा फिर कंट्रोल पैनल में जाना है,
ये समझो आपने अपना कंप्यूटर ऑन किया और आपको उर्दू लिखनी है, तो ये वो तरीका है जिससे उर्दू का कीबोर्ड अवेलेबल होगा। कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल में फिर मैं बता दूं, लार्ज आइकन पे क्लिक करना है, फिर आपको बता दूं आपने रीजन में जाना है, फिर आपको एक दफा बता दूं लैंग्वेज में जाना है, और यहां पे जाके थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, यहां पे आपने ऐड करवाना है लैंग्वेज। ये ना, फिर मैं आपको कह रहा हूं ये ना करना, ये कर दिया रिस्टार्ट होगा कंप्यूटर, सारी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, फिर आपको सारा उर्दू जिसको नहीं आती वो बैठा रहेगा, फिर पूछ पूछ के करेगा पता नहीं क्या लिखा हुआ है। यहां से ऐड करना है लैंग्वेज, यहां से ऐड होती है, सेकंड थर्ड फोर्थ जितनी लैंग्वेज इंस्टॉल करनी कर लो। तो यहां पे आपने लिखना है, या सर्च कर लो या लिख दो उर्दू, भारत वाली उर्दू ना इंस्टॉल कर लेना, उसका स्क्रिप्ट ही डिफरेंट होता है, ये कर लेना उर्दू पाकिस्तान, ये नेक्स्ट। और ये जैसे इंस्टॉल हो रहा है वो देखो दोबारा इंडिकेटर यहां पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, इंस्टॉल, वो आ गया। और ये पेंडिंग में आपको दिखा रहा है, ये इंस्टॉलेशन हो रही है, कीबोर्ड आपका एक्टिव हो रहा है, और ये आ गया। ये आपने पहले लेके आना है। ये कब आता है? जब दूसरी लैंग्वेज इंस्टॉल होती है, वो एक अरेबिक भी हो सकती थी, फ्रेंच भी हो सकती थी, ये आ जाता। क्योंकि हमारे वो तो नहीं करनी, हमने इंग्लिश के अलावा उर्दू भी आई, तो उर्दू हमने इंस्टॉल कर ली। अच्छा, अब इस उर्दू में मसला क्या है? ये हो रहा है जी, इनिशिएट कर रहा है, प्रोसेस हो रही है, लेकिन आप अब कॉरल में जाके ये लैंग्वेज यहां से चेंज कर देना, ये होगी चेंज। अलिफ आर लिखा हुआ, अलिफ और रे लिखा हुआ नजर आ रहा है। और अगर आपको नहीं समझ आ रही कि मैंने यहाँ पे टाइप, हमेशा याद रखना टेक्स्ट टूल से ही होगा। उर्दू लिखनी हो, इंग्लिश लिखनी हो, फारसी लिखनी हो, जो भी लैंग्वेज लिखनी है आपने टेक्स्ट टूल से ही लेना है। और यहां पे आके जैसे आप क्लिक करोगे, पता नहीं क्या लिख रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रही लिख क्या रहा है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पी टाइप किया था पाकिस्तान के लिए। पी, पी पे, पी पे, बी बे, ए अलिफ, डी दाल, डी डाल, सीन एस, शीन शिफ्ट एस, साउंड लाइक। वो अगर होता तो मैं शायद कामयाब हो जाता टाइपिंग में, लेकिन वो चुके नहीं है, मुझे पता ही नहीं लग रहा। अब ए, मैं ए प्रेस करता हूं, ए प्रेस करने से क्या आया? मीम। बी प्रेस करता हूं, मैं तो समझता बे आएगा, शीन आया। टी प्रेस करता हूं, टी से ते या टे आता है, ते, टे, शिफ्ट के साथ टे, शिफ्ट के बगैर ते, आ गया। ए का शायद मिल गया। आर प्रेस करता हूं, आर होता है रे के लिए, दाल डाल दिया इसने। एम होता है मीम के लिए, एम प्रेस करता हूं, एन आ रहा है। अब ये आपको यहां से टच कीबोर्ड से आपको पता लग रहा है कि किस जगह पे कौन सा करेक्टर अवेलेबल है। यहां पे अगर आपका टच कीबोर्ड आपको दे दिया है, अब पाकिस्तान अगर आपने लिखना है, मैं लिख देता हूं, ये देखो पाकिस्तान, वेयर इज पे। हालांकि ये पे मेखा में वाई है, मेरे पास कीबोर्ड पे वाई है, वाई का पे के साथ कोई तालमेल बैठता ही नहीं। फोनेटिक कीबोर्ड नहीं है, फोनेटिक कीबोर्ड आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर इसी मुसीबत में पड़ना है तो आप इधर से देख देख के कुछ ना कुछ लिख लोगे। ये देखो, अब काफ है, ये तो तकरीबन वही लग रहा है, के काफ, सीन, ते, अलिफ, मतलब मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। एन, ये यहां पे मेरे ख्याल में एफ या डी है, एन नहीं है ये। काम तो हो जाता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम। अब इसका सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन ये है कि आप यहाँ पे इसके अलावा एक और कीबोर्ड इंस्टॉल कर लो, और वो कीबोर्ड आपने डाउनलोड करना है पहले, गूगल कर लो। और अगर आप इसके अलावा कोई सॉफ्टवेयर को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो, इससे पूछ लो। अब ये चेंज करना पड़ेगा चूंकि इंग्लिश में लिखना है। हाउ टू डाउनलोड उर्दू
कीबोर्ड वगैरह ये कर लो। एक तो वो तरीका बताया जो मैंने आपको करवा दिया, यही है ना। कंट्रोल पैनल में जाओ, लैंग्वेज में जाओ, रीजन में जाके ये कर लो। फोनेटिक कीबोर्ड चाहिए? फोनेटिक कीबोर्ड डाउनलोड कर लो, और भी हैं। हाँ आ सकती है, उससे भी आप उर्दू वगैरह, लेकिन ये डिक्टेशन नहीं लेगा कॉरल आपसे। वो फिर आप उसको कॉपी पेस्ट कर लेना करने के बाद। अच्छा, ये देखो, यहाँ से मुझे एक कीबोर्ड को सर्च करना है, जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर का नाम यहाँ बताया है ना, ये क्या नाम बताया मैंने? CRULP, ये है जी। ये आप सर्च कर लो इसमें। उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड, ठीक है। अब आपने डाउनलोड जो मैं करता हूं वो मैं यहां से करता हूं, ये वाली लिखा होगा ऊपर लिंक, CRULP उर्दू फोनेटिक टू वर्जन डाउनलोड। और भी हो सकती हैं साइट्स हो, लेकिन सेफ साइट मैं यही समझता हूँ इधर से कर लेना। अगर आप और कोई से मिलती है तो कर लेके देख लेना। ये लो, ये आपने डाउनलोड करना है यहां से, फ्री है ये। ये डाउनलोड आपने जैसे लगाओगे, ये डाउनलोड आपने जब करोगे ना, तो ये आपके पास सॉफ्टवेयर जब डाउनलोड होगा तो ये आपको अवेलेबल हो जाएगा, ये डाउनलोड के फोल्डर में, यहाँ पे इस जगह पे आपको डाउनलोड करके रख देगा। मेरे पास ये ऑलरेडी सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। डाउनलोड नाउ, ओके। चेकिंग फॉर वायरसेस वगैरह वगैरह, ये शुरू हो गया डाउनलोड। ये आ गया, ठीक हो गया। आ गया ना CRULP उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड। इसको आपने राइट क्लिक करके जिस तरह फॉन्ट इंस्टॉल किया था वैसे ही सॉफ्टवेयर को ओपन करना है और इसका सेटअप रन करना है। ये सेटअप इसका, जो कि मेरे पास ऑलरेडी है। इजाज़त मांगेगा डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल करने की, और ये हो गया। और ये आपने जब इसको इस्तेमाल करना है तो आपने इस पे पहले क्लिक कर दीजिएगा। इसमें और पिछले बारे में फर्क साफ साफ जाहिर है। L लाम, K काफ, J जीम, H हे, G गाफ, F फे, दाल और डाल ऊपर, जो ऊपर वाला लेटर है वो शिफ्ट के साथ आएगा। ये शिफ्ट आपको यहाँ पे साइड पे दिख रहा है, ये शिफ्ट प्रेस करके वो आएगा, ठीक है। तो आपने इसको करना किस तरह है, यहाँ पे जाना है कॉरल में, और कॉरल में जाके अब आपको लिखने में आसानी होगी। और अगर आप वैसे ही लिखोगे आपको आसानी होगी, जरूरी नहीं कीबोर्ड ऑन करो, ये टाइप कर दो। अब मुझे दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ मैं अकॉर्डिंग टू लेटर और साउंड मैं उसको टाइप कर रहा हूँ। इससे आपको टाइपिंग में आसानी होगी। देखो बिल्कुल परफेक्ट टाइप, हालांकि मेरी उर्दू उर्दू नहीं मुझे आती, मतलब कीबोर्ड नहीं आता, उर्दू आती है, कीबोर्ड नहीं आता ऑपरेट करना। लेकिन मैं साउंड लाइक को ऑन करने से मुझे सहूलत हो गई। उम्मीद करता हूँ आप भी अगर इस सहूलत से फायदा लेना चाह रहे हो तो ये डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दो। ले जी, ये हो गया जी खत्म। अब हमारे पास 10 मिनट है और कल का दिन है। ये मैंने आपको सारा, मेरे ख्याल में सारी चीज़ें समझा दी हैं। और ये इंशाल्लाह आपको ना सिर्फ इसमें, कॉरल में, फोटोशॉप में, जिस मर्जी सॉफ्टवेयर में हो, ये आपको सारी काम की चीज़ें बता दी। आपको फॉन्ट्स बताए, फॉन्ट की कैटेगरीज बताई, टाइपोग्राफिक क्राइम्स बताए, फिर इंस्टॉलेशन उर्दू की कैसे होती है वो बताई, और उसको कैसे आपने ऑन ऑफ करना है, इंस्टॉल करना है या अनइंस्टॉल करना है, वो भी आपने देख लिया। अब आप इसको, अगर बाकी चीज़ें वही हैं स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक सर्कल है। अगर आपने इसके ऊपर पाकिस्तान को पुट करना है, ये पाकिस्तान है, ठीक है। इसको पुट करना है, इसको इसको सिलेक्ट कर लो
और टेक्स्ट में जाके फिर टेक्स्ट को बात कर दो। ये एक तरीका ये भी होता है। ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप टाइप करना शुरू करो, इसी के ऊपर कर लो डायरेक्ट। टाइप टूल लो, यहां आओ, इसके करीब आके जब ये जिगजैग लाइन नजर आए क्लिक कर दो। जो लिखना चाहो आप लिख सकते हो। वाओ कैसे होगा। लो जी, टेक्स्ट अपना लिखते जाओ, उसके अंदर आपका ऊपर, उसके ऊपर आपका टेक्स्ट आ रहा है। इसका मतलब कोई भी कंटेंट आपने बनाना हो, लाजमत है इंग्लिश के अलावा भी तो कोई लैंग्वेज हो सकती है ना, तो आज उर्दू आपने देख ली, बाकी ये सारे काम वैसे ही आपके चलेंगे। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं कि आप अगर ये चाहते हो कि आपका टेक्स्ट इनसाइड हो, ये तो हो गया ना ओवर द पाथ, इनसाइड लिखना हो तो कैसे लिखते हैं। लाइक ये आपके पास एक शेप है, इसके अंदर लिखना है, नॉट अराउंड। टेक्स्ट टूल लो, ये आया। अगर तो इसके ऊपर लिखना है तो यहां पे आपने क्लिक करना है, अगर इसके अंदर लिखना है तो इसके अंदर आपने चले जाना है, ऐसे बाउंड्री को टच करना है, एक छोटा सा स्क्वायर नजर आएगा डॉटेड, और क्लिक कर दो। Inside that shape, you can also make or type your content. उम्मीद है समझ आ रही हो। मतलब शेप्स के अंदर भी लिखा जा सकता है, ऊपर तो लिख ही सकते हैं, अंदर भी लिखा जा सकता है, स्टार हो, पॉलीगॉन हो, एनीथिंग। जो शेप बंद होगी ना उसके अंदर लिखा जा सकता है, लेकिन अगर जो शेप बंद नहीं होती उसके ऊपर लिखा जा सकता है, जैसे ये, इसके ऊपर लिख सकते हैं। टेक्स्ट टूल लो, कहां से स्टार्ट करना है, यहां से करना है, इसके ऊपर क्लिक कर दो। हाँ, हाँ बिल्कुल। और ये याद रखना, जब ये जगह खत्म हो जाएगी तो वो टाइप करना छोड़ देगा, लाजमी पाथ ही खत्म हो गया। ठीक है, अब या तो पाथ को बड़ा करो या टाइप को छोटा करो। समझे बात को। और अगर आपने किसी इसको शेप के ऊपर लिखना तो शेप ले आओ, पाथ बना लो और लिखना शुरू कर दो। ट्रिक ही है ना, ट्रिक है। अगर आप समझते हो कि मैं किसी इमेज के ऊपर टेक्स्ट अपना राइट करना चाह रहा हूं, ओके, यू कैन डू इट। अब आप यहां पे जस्ट उसको, ये इमेज आ गया। आपने इस कैसल के ऊपर यहाँ पे आपने कुछ टॉप पे राइट करना था, ठीक है। आप पाथ बना लो, पाथ आप बना लो, फ्री हैंड से बना लो, बाकी टूल भी हैं, इंशाल्लाह इसको हम अगले लेसन में इसको भी डिस्कस करेंगे। फ्री हैंड, फ्री हैंड से ये आप इसके ऊपर पाथ बना लो। ये पाथ बन गया, ठीक है। इसकी अगर आपने थिकनेस बढ़ानी है यहाँ से कर लेना, ये थिकनेस इधर से बढ़ी जाएगी अगर आप बढ़ाने में इंटरेस्टेड हो। कलर चेंज करना है कर लो, ताकि आपको पता चले कि आपने पाथ बना दिया है। और इस पाथ में अगर गड़बड़ है ठीक करनी हो तो शेप टूल इस्तेमाल कर लो। शेप टूल से आपको पता है एंकर्स आपको दिख रहे होते हैं, जिसे सॉरी वो बोलते हैं नोट्स, बोलते हैं नोट्स, आपको दिख रही होती हैं। आप एक्स्ट्रा नोट डालनी हो, सेट करना हो, डिलीट करना हो, वो तो आपको मैंने सारा समझाया हुआ है। आप इसको सेट कर लेना, कोई मसला नहीं। ठीक है, सेट वेट करने के बाद इसके ऊपर अगर आपको टाइपिंग रिक्वायर्ड है तो टेक्स्ट टूल में जाओ और यहाँ पे
टाइप कर लो। पाथ को टच करोगे, जिगजैग लाइन नजर आएगी। ये एक टेक्स्ट टूल। फॉन्ट कितना बड़ा तो नहीं लगा हुआ? 12 का साइज है, कोई बड़ा नहीं है। हम्म। बाकी अगर आप समझते हो कि टेक्स्ट को आगे पीछे करना है तो किया जा सकता है, ये ऊपर आपके पास मौजूद है। या इससे फासला करना है तो वो भी मौजूद है। बात समझ रहे हो बात? ये ऐसी। अगर पाथ को रिमूव कर दिया तो वो भी रिमूव हो जाएगा ना, या क्या? नहीं? टेक्स्ट। पाथ को रिमूव कर दिया तो अच्छा, पाथ आपने इसलिए बनाया था ताकि आप अपने टेक्स्ट को उसके ऊपर रख सको। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट पैनल में जाते हैं। ये ऑब्जेक्ट पैनल में गए। ऑब्जेक्ट पैनल में ये वो आपका कर्व जो लाइन है। हाँ, अब इसका हल क्या है? हाँ, ये भी हो सकता है कि आप उसको छुपा दो। हाँ, वो लाजमी है तो वो दिखाओ ही ना उसको। एक तरीका ये हो सकता है। और उससे जान छुड़ानी हो तो कोई ब्रेक पार्ट वाला सीन है। आपने पहले ही रिमूव कर दिया। हाँ, रिमूव नहीं किया मैंने, उसको ऑफ किया है। ठीक है ना? तो आप उसको कर्व को ऑन करके इसको दोबारा विजिबल करना है, आपकी मर्जी है। ये विजिबल कर लो। ये आपकी लाइन आ गई। इन दोनों को हमने सिलेक्ट करके ब्रेक पार्ट इसमें मेरे ख्याल में इसको अलग करने के लिए, चलो इसको उठा के इधर ले आते हैं। ओहो, इन दोनों को पिक करते हैं। एक तरीका तो यह है कि आप इसकी ऑफ कर दो स्ट्रोक को। ठीक है। बाकी आप इसमें अगर इसको करना चाहो, ब्रेक अलग अलग करना चाहो, इसका डिस्टेंस पहले कर लें, थोड़ा सा दूर कर दें इसको ताकि हमें दिखे तो सही है ये। दोनों सिलेक्ट हैं। अलग हो सकते हैं। ब्रेक कर दो इसको। तो वो तो आपने पहले ही ऑप्शन में भी देखा था कि अगर आप इसको काम जब हो गया है ब्रेक कर दो उसको। सर्कल के ऊपर आपने रोटेट करवाना था, करवा दिया, सब कुछ सेट हो गया। अब सर्कल को ही निकालना है तो दोनों तरीके से हो सकता है कि या तो उसको आप हाइड कर दो वक्ती तौर पे, शो ही ना करवाओ, मतलब उसकी जो स्ट्रोक की वेट है वो जीरो कर दो। दूसरा तरीका है आप ब्रेक एक पार्ट करो, काम हो गया बस खत्म, साइड पे करो। अच्छा, इसी तरह अगर आपने यहाँ पे, जिससा मैंने आपको बोला कि अगर आपको यहाँ पे कुछ कंटेंट राइट करना है, इसको कैप्शन वैक्शन लिखना है, इधर के अंदर कुछ आपने स्टोरी राइटिंग करनी है इसके अंदर, इमेज के ऊपर इस जगह पे, तो आप यहाँ पे इनमें से कोई भी शेप के अंदर राइट कर सकते हो। ये तो आपको मैंने बता दिया। इनमें से कोई भी शेप लो, उसके अंदर आप लिख दो। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने इनसाइड बनाना है, लिखना है, एक तरीका ये भी हो सकता है फ्री हैंड से। ये देखो, जब ये ड्रॉप एरो नजर आए ना, समझ लो आप स्टार्ट पे आ गए और छोड़ दो। ये शेप आपकी बंद हो गई है। इस शेप में अगर आप मजीद एडजस्टमेंट करना चाहो, ये लो, ये लो। ये शेप मैंने कैसे बनाई? ये सर्कल नहीं बनाया ना, रेक्टेंगल बनाया, मैंने फ्री हैंड से बना दिया। बस फ्री हैंड का एक आपने ख्याल करना है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, उसके पास ला के उसको जोड़ छोड़ दो। वो शेप आपकी क्या होगी? क्लोज हो गई। और क्लोज हो गई तो इसके अंदर आप टेक्स्ट अपना लिख सकते हो। ऊपर तो लिख ही सकते हो, इसके अंदर भी लिख सकते हो टेक्स्ट। ठीक है।
ये देखो, ये यहां पे आओ, जब आपको छोटा सा बॉक्स नजर आए आपने क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद यू कैन टाइप। और अगर आपको टेक्स्ट नहीं दिख रहा तो लाजिम होता है शेप छोटी पड़ गई, टेक्स्ट ज्यादा है। अब इसको आप इस तरह भी कर सकते हो। ये आपको छोटा सा प्लस नजर आ रहा है, ये क्लिक करो। अब बताओ इसका रिमेनिंग पार्ट किधर देखना है। ये देखो, ये आपको रिमेनिंग पार्ट वहां पे दिखा देगा। ये क्लिक करो, और यहां पे आप जो टाइप कर रहे हो ना, जो भी, एक तरीका ये हो सकता है कि इसको स्ट्रेच कर दो, इसका साइज बड़ा कर दो। इसको पहले सिलेक्ट करते हैं, ये लो, साइज बड़ा कर दो तो आपको टेक्स्ट दिखेगा, या आप टेक्स्ट का साइज छोटा कर दो। दोनों सूरतों में ओके है। ठीक है, इसका मतलब जब कभी आपने कोई शेप बनानी है, फ्री हैंड की बात कर रहा हूं, बाकियों में तो आपको मैंने बता ही दिया कि आप टेक्स्ट कंटेनर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो, ऊपर करना हो या उसके इनसाइड करना हो। अगर आपने इसको एज ए कंटेनर फुल क्लोज करना है तो फ्री हैंड से ये आपने ख्याल करना है। ये आपने जब बना दिया, इसका स्टार्ट पॉइंट के ऊपर जाओगे तो एक ड्रॉप एरो नजर आएगा, ये क्लोज करने के लिए है। और जब ये क्लोज हो जाए, इसके अंदर अगर आपने फिलिंग करनी है फिलिंग कर लो, ये लो, जैसे फिलिंग, क्योंकि अब फिलिंग हो जाएगी, क्लोज जो हो गया तो फिलिंग भी हो जाएगी। और इसके ऊपर अगर आपने टेक्स्ट राइटिंग करनी है तो ये आप यहां पे जाके इसके इनसाइड करनी है तो इसको टच करना है बॉर्डर के इनसाइड, ऊपर ना कर देना, ऊपर इसके आ जाएगा, ये इनसाइड हो गया। तो यहां पे आप क्लिक करने के बाद यहां पे टाइप योर टेक्स्ट लिखते जाओ, जो भी लिखना है। इस तरह आप अच्छा अपना कंटेंट अगर आपने किसी शेप्स के अंदर बंद करना हो तो ये आप यहां से कर लीजिएगा। ठीक है, और ये सबके लिए है। और अब अगर इसमें, अच्छा, कल हम जो करना चाहेंगे और हमें करना चाहिए, बाकी चीजें तो मैंने आपको सारी करवा दी। मैंने आपको ये बताना था, ये कंट्रोल टी होता है, ये इसके पैनल्स आते हैं, करेक्टर, पैराग्राफ, बस में हमें यही चीज रह गई हमारी पढ़ने वाली, कि करेक्टर, पैराग्राफ और फ्रेम, इनको कहाँ और किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ये डिटेल मैंने अभी आपको बतानी है। ठीक है, या ये बताना है। और कल एक चीज और हम करेंगे कि अगर आपने टेबल कैसे बनते हैं, भाई आपने टेबल भी तो बनाने होते हैं ना। और एक और काम करेंगे कि अगर आप इसके ऊपर कोई शेप लेके आते हो या इसके अंदर इमेज रखते हो तो टेक्स्ट को डिस्टर्ब किए बगैर वहां पे जगह बनाए अपनी। ये दो तीन चीजें हमें देखनी है। तो इसके साथ ये जब खत्म होती है बात तो फिर मैंने कल इंशाल्लाह ये भी कर लेंगे। आप, नाइफ मैंने आपको बताया था जब हम पेप्सी का लोगो बनाया था। क्रॉप देखना है, विड्थ सेगमेंट डिलीट, ये मैंने आज मैसेज में भी ड्रॉप किया था। ये हमारा टारगेट होगा कि ये सारी चीज़ें ख़त्म कर लें, और फिर मैं आपको दूं कुछ असाइनमेंट्स। असाइनमेंट में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा थर्सडे नाइट में ना लाइन अप करके पीडीएफ बना के आपको सेंड कर दूंगा। बस एक आपने ख्याल करना है कि जब ये क्लोज होगा ना हमारा ये मॉड्यूल, मैंने आपसे सीडीआर मंगवानी है, आपने यूएसबी पे मुझे सीडीआर देनी है अपनी। उसकी बेस पे मैंने एवेल्यूशन करनी है कि कितनी ही आपने काम किए, क्या आपने लेयर्स के ऊपर सही काम किया, ग्रुप सही बनाए, लेयर पैनल जो कि ऑब्जेक्ट के अंदर ये मौजूद होता है। मैंने आपको कल कल ना मुझे याद करवाना, कल मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लेयर का नाम भी चेंज कर सकते हो डबल क्लिक करके। लेयर का नाम भी चेंज हो जाता है, लेयर का नाम भी चेंज हो जाता है और नई लेयर ऐड भी हो जाती है। मिसाल के तौर पे कल मैं बताऊंगा कि कैसे। ये देख रहे हो, मैं पेज नंबर 1 पे हूं, लाइट हाउस वाला। ये अगर मैं आपको कहूं कि आपने इसका नाम भी चेंज कर दो, इसका नाम भी चेंज कर दो, ये देखो, ये सारा आपका। अगर मैं आपको कहूं इसका ग्रुप बना दो, इसका पूरे का ग्रुप बना दो, और ये आपका टाइटल है। ठीक है, टाइटल को अलग लेयर पे रख दो, और बाकी चीजें जो हैं वो अलग लेयर पे रख दो। इसका नाम रख दो टाइटल लेयर, और इसका नाम रख दो लोगो लेयर। अभी बना देते हैं, ये देखो, ये लेयर 1 है ना, इसका नाम रख देते हैं लोगो लेयर, लोगो लेयर। अब मैं एक नई लेयर बनाने लगा हूं, किस पेज पे बनने लगी है, ये वाला पेज, लाइट हाउस वाला, ये है न्यू लेयर।
क्लिक करो, इसका नाम रख देता हूं टाइटल लेयर। अब आपकी एक पेज में दो लेयर्स हैं, चेक करो। पेज आपका ये है, गाइडलाइन ये है, टाइटल लेयर ये है, और लोगो लेयर कंटेन कर रही है ऑल द पार्ट ऑफ लोगो। आप कह रहे हो यार वो जो टेक्स्ट लिखा है ना लाइट हाउस लोगो, वो टाइटल लेयर में ले जाए, ले जाते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? ये है। इसको ड्रैग करके टाइटल लेयर में जाके ड्रॉप कर दो। अब आप अगर कहा जाए कि कितनी लेयर्स है इस पेज पे, आपको सर पेज वन पे दो लेयर्स है। बाकी पेजेस के नाम जो भी रखे हैं ये आ रहे हैं ना आपको, 15-20 जो भी आपके पेजेस हैं। ये आपका पहला पेज है ना, ये जो नजर आ रहा है साइड पे, ये पहला पेज है। इस पेज पे अगर आपने इसकी डिटेल देखनी है, ये देखो डिटेल में क्या पता चला, दो लेयर्स हैं। और नाम उसका लेयर का मुनासिबत से रख देना कि उसके अंदर टाइटल वाइटल रखे हुए हैं। और नीचे अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे मुझे कोई नंबर शंबर डालने हैं, इस जगह पे लिस्ट डालनी है, तो एक और लेयर बना देगा, उसका नाम कॉन्टैक्ट लेयर रख देंगे। इसका मतलब लेयर्स भी हो सकती हैं। कमाल। मकसद क्या है? देखो, आपको मैंने एक प्रोजेक्ट आपको दिया था कि आपने टूरिज्म का पेज बनाना है, टूरिज्म का पेज बनाना है। तो टूरिज्म का पेज बना जब बनाओगे, तो उसमें आप लेयर वाइज उसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज, लेयर हमेशा मैनेजमेंट के लिए होती है, मैनेज करने के लिए होती है। टूरिज्म का किधर है हमारा पेज? मैंने एक स्टार्ट किया था कि वो करेंगे, ड्यूरा फॉर्म का लोगो जैसे बना रहे हो, या ओलंपिक का लोगो, या पेप्सी का लोगो, ये आपने बनाया। इनके अंदर सर आगे गया अभी जहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है स्काई ड्यूरा ट्रैवल। फॉर्म हो गया, ये हो गया, ये ट्रैवल एंड टूरिज्म का पेज हो गया। अब यहाँ पे आपको कुछ टाइटल्स पड़े हुए हैं, कुछ लोगो पड़े हुए हैं, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पे 2 मिनट में आपको कुछ नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे ये मैं STT लिख देता हूँ, ये समझो लोगो है आपका। ये लो। अब मैं पता क्या चाह रहा था कि ये जो जितना भी आपका ऊपर वाला कंटेंट है, ये अलग से लेयर में आ जाए। इसका नाम रख देते हैं हेडर। इन सबको सिलेक्ट किया, ये है ना सारी, इस लेयर का नाम रखते हैं हेडर लेयर, टूरिज्म हेडर लेयर, टूरी टूरिज्म हेडर। ओके, ये हो गया। इसको अगर मैं आपको ऑफ करके दिखाऊं, वो देखो, अब ये तो हो गया टूरिज्म हेडर लेयर। अब मैं आप एक काम करता हूं, यहां पे इसी टूरिज्म पेज में एक नई लेयर बनाता हूं, और उसका नाम रख देता हूं कॉन्टेक्ट लेयर। और यहां पे कॉन्टेक्ट में डाल देता हूं कुछ, मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप, लैंडलाइन, ईमेल, वेबसाइट, वगैरह वगैरह, जो भी मैंने कंटेंट डालना है डाल। अब ये जो मैंने 4-5 कांटेक्ट डालने हैं, वो इस कांटेक्ट लेयर के अंडर मैंने डालने हैं। ये आ गए, ये देख रहे हो। अब आपके पेज की दो लेयर्स हैं। पेज का नाम क्या है? ट्रैवल एंड टूरिज्म। ओपन करूं इसको? ओपन जब किया, 21 नंबर है ना ये पेज, तो मुझे पता चला इसके दो पार्ट्स हैं। कॉन्टेक्ट लेयर अगर आपने वक्ती तौर पे नहीं देखनी, ये लो, कॉन्टेक्ट लेयर में किधर गया टेक्स्ट, ये है ना, इस लेयर के अंदर नहीं आया।
कॉन्टैक्ट लेयर यही है ना? यहाँ कुछ और भी पड़ा हुआ है, एक सेकंड देखते हैं इसको। ठीक है, हाइड तो हो रहा है, मैं वो कुछ और नजर आ रहा था मुझे। ये देखो, ये कॉन्टैक्ट आपने बना दिए और आपको कहा गया यार कॉन्टैक्ट लेयर के बगैर प्रिंट निकाल के दो। ऑफ किया, प्रिंट निकाल दिया। प्रिंट निकालने के बाद कॉन्टैक्ट लेयर को ऑन कर दो। जब नहीं चाहिए ऑफ कर दो। बाकी चीजें पड़ी नहीं है वो देखो। विदाउट डिस्टर्बिंग अदर कंटेंट, कंटेंट कॉन्टैक्ट की बात नहीं कर रहा। विदाउट डिस्टर्बिंग अदर कंटेंट यू कैन शो और हाइड यूजिंग दिस वन। और अगर आपको कहा जाए डिटेल इसके सामने डालनी है, ये लो, क्लिक किया और यहां पे मैं नंबर लिख देता हूं 92 ये वो लैंडलाइन 042 ये लो, ईमेल info@skytourism.com, ओके, वेबसाइट www और आगे sky.com, ये लो। अब ये सारी चीजें किसमें हैं? अंडर कॉन्टैक्ट लेयर। मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा था इधर इसको रख दिया जाए ऐसे पेज के ऊपर, ठीक है, और ये अंडर दिस आ रहा है, ये चेक कर लो, सब कुछ ऑफ हो गया। और अगर मैं आपको कहूँ यहाँ पे कुछ अच्छे से इमेजेस भी लगा देते हैं, 3, एक, 2, और यहाँ पे कुछ डिटेल भी दे देते हैं। अच्छा, ये जो डिटेल है या ये इमेजेस हैं, इसके लिए हम एक अलग लेयर बना लेते तो बेहतर होता। उसका नाम रख देते हैं डिटेल लेयर। क्या ख्याल है? इस पेज पे जाओ और इसको क्लिक करने के बाद कहो एक नई लेयर बनाओ, उसका नाम रख दो डिटेल लेयर। डिटेल लेयर, और इसके अंदर सर्कल्स और इमेजेस इसके अंदर रखने हैं आपने। क्या ख्याल है? ये सर्कल गलती से इधर बन गए, नो प्रॉब्लम, ड्रैग करके उस लेयर में ले जाओ डिटेल वाली में और ड्रॉप कर दो उसके अंदर। ये देखो दोनों सर्कल इसमें आ गए। अब मैं 2 इमेजेस भी इसी लेयर पे लेके आऊंगा जो इसके अंदर मैं रखना चाह रहा था टूरिज्म पेज के लिए। एक ये ले लिया, ये आया पेज के ऊपर, और इसको मैं ड्रैग करके राइट क्लिक करके इसमें ड्रॉप कर देता हूं। ये किसके अंडर आ रहा है? सारा डिटेल लेयर पे आ रहा है। एक और लेके आते हैं, फिट कर देते हैं इसको। एक और इमेज लेके आते हैं, अगेन इमेज इंपोर्ट किया टूरिज्म पेज के लिए, इसको हमने यहां रख दिया, ये लो, ये भी फिट हो गया। फिर आप इससे रेलेवेंट कुछ डिटेल देना चाह रहे हो, कुछ डिटेल अबाउट दैट स्पॉट, ओके, टाइप टूल, यहां पे डिटेल टाइप कर दी। यहां पे आप अपनी सारी डिटेल अबाउट दैट टूरिज्म स्पॉट आप दे दिया। कॉपी पेस्ट कर लेना, चैट जीपीटी से उठा लेना, उसके बारे में आ जाएगा सब कुछ। ये आपने दूसरे की डिटेल दे दी, पेज आपका रेडी होना शुरू हो गया, बनना शुरू हो गया। ये मैंने बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल बताई है, और ये आपका 3 इसके हिस्से भी बन गए आपके। क्या क्या नाम है उनका? हाँ, डिटेल लेयर है, कॉन्टैक्ट डिटेल है। अगर आप कह रहे हो यार कॉन्टैक्ट डिटेल की मैंने, सॉरी, जो डिटेल है वो कुछ और बनानी थी, कोई मसला नहीं, इसको ऑफ कर दो। अब समझ आइए लेयर्स क्यों बनती हैं? मैनेज करने के लिए, यस सर। इसलिए बनती हैं। नाम इसलिए रखे जाते हैं, पता होगा इसके अंदर क्या है। और एक पेज के ऊपर मल्टीपल लेयर हो सकती हैं। यही मैं चीज चाह रहा था कि आप इसको करो। ठीक है, आपकी कोई कंपनी है स्काई ट्रैवल टूरिज्म, आप वो कुछ विजिट्स करवाते हो, कोई डील्स आपने अनाउंस की हुई हैं, कोई समर की हैं, कोई आपने विंटर की कुछ स्पॉट्स हैं, उसके हवाले से अपने वहाँ पे कंटेंट आपने पब्लिश करना है कि ये आपके ईमेल हैं जो भी कांटेक्ट करना चाहे। ठीक है, ये वो स्पॉट्स हैं, उसके कुछ अच्छे से अच्छे इमेजेस वहाँ पे लगा के उसकी डिटेल वगैरह देनी है। तो ये एक पेज आपने बनाना है। और अगर आपको नहीं समझ आ रही कि किस तरह का कंटेंट होता है, ओके, अगर कहोगे सैंपल भेजूंगा। ट्रैवल
एंड टूरिज्म फ्लायर्स, ब्रोशर्स वगैरह वगैरह, ये आ गए। इस तरह के होते हैं। जैसे ये बना हुआ है हॉलीडे का, बेहतरीन। कहोगे तो सैंपल भेज दूंगा। क्या ये नहीं बन सकता? इमेज को रखना आता है, फॉन्ट लगाने आते हैं, कलर सेट करने आते हैं, ये सारी चीजें करनी नहीं आती। ये स्पेशल शेप बनी है इधर, पता ना कैसे बननी है। ये रफ रफ वगैरह किया, कुछ किया है, बहुत कुछ किया होगा। बैकग्राउंड में इमेज अलग पड़ा हुआ है, ये अलग अलग 4 इमेजेस लगे हुए हैं। ऊपर आपने गेट 30% ऑफ लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ स्पेशल आपने अपना कंटेंट, ये आपकी फैसिलिटीज क्या क्या देते हो, फैसिलिटीज क्या है, ये नीचे आपके कॉन्टैक्ट आ गए। क्या ये पेज बन सकता है ट्रैवल एंड टूरिज्म का? हाँ बनाना है। मैं 1-2 पेजेस हो सकता है आपको सैंपल भेज दूं। सैंपल भेजने का मतलब ये होता है आइडिया, आइडिया मिलेगा, बनाना खुद है। और अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि जो फ्लायर्स हैं या पोस्टर्स हैं साइजेस क्या होते हैं, आस्क फ्रॉम चैट जीपीटी व्हाट इज द साइज ऑफ फ्लायर। है जी, व्हाट इज साइज ऑफ फ्लायर्स, जो डेस्क के ऊपर रखोगे। A4 साइज के ऊपर बना रहा है वो, आप ये A4 साइज ले लेना। ठीक है, बाकी और भी इंफॉर्मेशन काफ़ी सारी मिल जाएगी। तो उम्मीद करूं कि एक टूरिज्म का पेज भी बन रहा है आपका, क्योंकि मैंने बहुत दिन पहले मेंशन कर दिया था कि बनाएंगे, तो वो टाइम आ गया है। अभी हमारा कल का दिन है वैसे, कल को मजीद मैं कुछ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो कुछ सैम्पल्स भी आपसे शेयर कर दूंगा, तो उसको आइडिया लेना है और उसको फॉलो करते हुए कुछ ना कुछ बना लीजिएगा। ठीक है।